वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वह क्लास 10th वाले बच्चों के लिए कुछ खास वीडियो, क्योंकि मैं इस वीडियो में इस क्लास में बात करने वाला हूं मैथमेटिक्स का पी वाई की क्वेश्चंस और साथ ही वो पी आई क्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि 2026 एग्जामिनेशंस के हिसाब से जिनका भी अगर बोर्ड एग्जामिनेशंस आ रहा है, ठीक है, वो मैथमेटिक्स के हिसाब से यहाँ पे देख ले, समझ ले। और अगर किसी भी तरीके से अगर आपको परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का जो क्लास है सबसे पहला क्वेश्चन से लेकर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या बोला गया है। तो यहाँ पे आपको फाइंड रूट्स करना है, जो कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये क्वेश्चंस दिया गया और बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया। ठीक है, इसको मैं सबसे आसान तरीका से बताता हूं आपको इसको कैसे बनाओगे बच्चों। ठीक है, देखो पहली बात, यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे हैं इसको डी वाले फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। नहीं तो आप क्या करो, यहाँ पर यहाँ देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 4x² माइनस 4ax प्लस, इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन कर लूं, यहाँ पे a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूं, यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिखने वाला हूं। देखो ध्यान से देखना, 2x और यहाँ पे अगर मैं इसको पहले इसको आपको समझाते, ये यहां से यहां तक ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, इसको मैंने तो ओपन कर लिया, इसको बाहर कर दिया। अब यहाँ पे क्या करो बच्चा, इसको 2x, अब यहाँ पे मुझे इस तरीके से नजर आते a, अगर आप इसको ऐसे अगर लिखते हो तो क्या होगा, ये a माइनस बी का जब आप होल स्क्वायर करोगे ना तो आपको ये वाली बातें निकल के आ जाएगा। जैसे देखो 2 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 2x का अगर स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर निकल के आ जाएगा, और प्लस b स्क्वायर जैसे a का स्क्वायर करेंगे तो आपका a स्क्वायर निकल के आ जाएगा। और उसके बाद क्या होता है माइनस 2ab, तो 2 2 4ax आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बच गया माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे एक छोटा सा बात मेंशन करना पड़ेगा, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, एक बार होता है a प्लस बी और एक बार क्या होता है माइनस में होता है ना। तो एक बार आप यहाँ पे लिख दो माइनस में लिख दो, कोई दिक्कत होगा नहीं। मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, पहले ब्रैकेट्स था, इस ब्रैकेट्स को ओपन करके मैंने इस तरह से लिखा और उसके बाद इसको ब्रैकेट लेके यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशंस की बात कर रहा हूं, ग्रुपिंग कर ली है और फिर इसको मैंने इसको लिखे यहाँ पे, तो इससे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करो, अब एक बार ये पूरे के पूरे मान लो ये आपका a स्क्वायर है और ये तो अब आपको पता ही है b स्क्वायर। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, 2x माइनस a, इसके बाद b जोड़ लो, एक बार b जोड़ो और एक बार यहाँ पे 2x माइनस a, एक बार b को घटा लो और इक्वल में क्या रखो, 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार इसके बराबर 0 रखना पड़ेगा तभी तो आपको रूट्स निकल के आएगा। तो अब यहाँ पे 2x माइनस a प्लस b इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ यहाँ पे 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। अगर मुझे रूट्स निकालने, वैसे ये x फंक्शन कर रहा है तो मुझे x ही का निकालना पड़ेगा वैल्यू। तो क्या मैं यहाँ पे अगर डायरेक्ट लिखूं, जो x इक्वल्स टू, ये माइनस में है, ये माइनस b है, मतलब माइनस a माइनस b, अगर इक्वल उस तरफ चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस b। बचा हुआ यहाँ पे 2x, अच्छा 2x में मैंने तो x पहले ही लिखा हुआ है, तो 2 से इधर आकर क्या करो, डिवाइड कर दो, तो एक आपका जो रूट्स है ये निकल कर आ जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे भी अगर मैं इसको यहाँ समझाऊं, जैसे मान लीजिए हम डायरेक्टली आप लिखे, यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, x लिखते हैं। आप क्या, ये माइनस में a उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो आप यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा और ये 2 से इधर आके डिवाइड हो जाएगा, होगा ना। आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही हो, बस मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अलग तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। ये रहा बच्चा आपका इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ध्यान से समझने और बनाने होंगे। इसको दो तरीके से बना सकते हो, एक तरीका तो मैंने यहाँ पर सीधा सीधा बता दिया और एक तरीका है आपको डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूला जो होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप चाहो तो उस पे भी निकाल सकते हो, बात समझ में आ गया। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल से बना दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे बोला गया एपी का है। अब एपी में क्या लिखा है, यहाँ पे फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी, तो दिया गया इसका मिडिल टर्म निकालना है। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, तो आपके पास ये जो दिख रहा है 213, इसको आप क्या मान लो a है। ठीक है, लेट कर लो, यहाँ पे एज होगा आपका वो 200 कितना हो जाएगा 13। वही अगर डी की अगर बात करें तो डी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है,
नेक्स्ट नंबर में से जो कि 205 है उसमें से आप 213 को माइनस करो, तो डी जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा -8 निकल के आएगा, है या ना। उसके बाद यहाँ पे आप अगर देखो बच्चा गिवन के हिसाब से, तो nth टर्म यहाँ पे दिया हुआ है 37 दिया गया, लास्ट में दिया हुआ है ना, तो nth तक हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ये पता करना है, जहां पे भी अगर टर्म की बात होगा ना, तो इसका मतलब वो n की बात कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड द मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म में कौन सा वैल्यू होगा वो मुझे पता करना होगा, इसके लिए पहले n निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे कि मालूम है a प्लस यहाँ पे n-1 और क्या बनेगा d बनेगा। तो nth यहाँ पे कितना दिया हुआ है 37 दिया हुआ है, 37 लिखो, और a तो मैंने यहाँ पे लिखा है 213 है, सबसे पहला टर्म आपको दिख रहा है 213 है, यहाँ पे 213 हो जाएगा, प्लस n तो मालूम नहीं है तो n-1 और d, तो d कितना है -8 है, ये ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेशन अगर करें तो 213, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -8n अब प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे 213 प्लस 8 की बातें करें तो 208 यहाँ पे हो जाएगा 221 -8n और यहाँ पे हो जाएगा 37, तो 37 और ये प्लस में है, इधर आके क्या बन जाएगा माइनस में, और ये -8n हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फटाफट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो चलो बच्चों इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। 221 में से 221 -37 तो आ रहा है -184 आ रहा है यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे 8n आ रहा है ना। तो माइनस से अगर इसको देखें, माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, अब ये 184 को अगर मैं 8 से अगर डिवाइड करूं तो मुझे n पता चल जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 8 लगभग में 23 आया, ठीक है। कितना आ गया 23। तो अब 23 को अगर मैं बात करूं बच्चा, ये तो n का निकला, ये क्या निकला n का, तो n का वैल्यू निकला आपका 23 निकला। लेकिन आपसे पूछ रहा है मिडिल टर्म का वैल्यू कितना होगा, किससे पूछ रहा है मिडिल टर्म का। तो चलो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ मिडिल टर्म का, ठीक है। तो मिडिल टर्म देखिए यहाँ पे निकालना होगा, तो ये जो देखो ये क्या नजर आ रहा है ऑड में आ रहा है ना, तो जब ऑड में होता है ना तो इसके लिए फॉर्मूला मिडिल टर्म आपको निकालना है ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा व्हेन ऑड n अगर रहेगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा n+1 अब बाय में 2 करना पड़ता है, ठीक है। जब भी अगर ये n का वैल्यू अगर ऑड में आएगा ना तो आप लोग क्या करना n+1/2 कर लेना, और इवन रहेगा तो सीधा 2 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 23 अब प्लस में यहाँ पे 1 अब बाय 2 अगर कर लेते हैं तो कितना होगा 24 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12। अब मुझे पूछ रहा है 12th टर्म का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि मिडिल टर्म तो यहाँ पे निकल के आ गया 12, सो यहाँ पे लिख देते हैं मिडिल टर्म कितना हुआ। मिडिल टर्म की अगर बात करें सो मिडिल टर्म इज 12। अब मिडिल टर्म अगर बात करें n, मतलब यहाँ पे ये n की अगर बातें करें तो हम बोल सकते हैं जो होगा वही होगा यहाँ पे 12, ये n की बात कर रहा है, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 12 हुआ। तो आप यहाँ पे क्या करो an जो फॉर्मूला होता है nth टर्म के हिसाब से 12 टर्म का वैल्यू निकालना होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे 12 लिखेंगे। पहले कितना लिखा हुआ था पूरे तरीके से अगर बात करें ऐसा कुछ था नहीं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे हो गया बच्चा 213 पहली वाला लेंगे, और n का यहाँ पे 12 -1 ही होगा और d भी -8 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 213 और ये 12 में से माइनस अगर बात करें 1 के तो 11, और 11 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 88। अब ये हो गया यहाँ पे 12, तो 12 का वैल्यू निकालने के लिए 213 को अगर मैं 88 अगर माइनस कर दूं, 213 -88 125, ये रहा 125, ये मिडिल टर्म का वैल्यू 12 जो हुआ ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है जब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर रहे कॉन्सेप्ट के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिख रहा है आपको निकालने के लिए उसको अच्छे तरीके से समझो क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो मिडिल टर्म के लिए ऑड रहेगा तो +1 कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब आ गया ट्रिगोनोमेट्री का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चा cos थीटा, अगर cos थीटा अगर आपको दिया गया है कितना 4/5, तो cos के लिए हम लोग क्या लगाते हैं b/h। तो अगर हम लोग इसका रेशियो की अगर बात करें, अगर ये b/h अगर होता है cos के लिए 4/5 हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसमें परपेंडिकुलर गायब है,
सो अगर यहाँ पे पाइथागोरस अगर यूज करते हैं, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस अगर आप यूज करो तो क्या निकल कर आ जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस तो 5 दिया हुआ है तो 5 के स्क्वायर कर लो, परपेंडिकुलर नहीं पता तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, बेस कितना दिया हुआ 4 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर वैसे रहेगा, अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 है ना। तो 25 में से अगर यहाँ पे माइनस कर लिया जाए 16 और p यहाँ पे लिख दें और रूट कवर कर दें तो 15 में से 25 में से 16 का कितना बचेगा? 9। अब 9 को अगर मैं ओवर रूट अगर कर लूं क्योंकि इतना ही बचेगा तो उसके हिसाब से कितना बच रहा है? p का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा बच्चा? अब यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाओ तो वो बचेगा 3, वैसे p मतलब परपेंडिकुलर कितना निकल के आ गया? 3। अब ये तो निकल के आ गया, बाकी आपको बेस मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है और ये रहा अभी आपका परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे बोला गया सो वैल्यू फाइंड करने के लिए किसका? tan थीटा प्लस में sin थीटा का, यही ना। अब बताओ बच्चा tan का क्या होता है? तो tan का होता है p/b, हाँ या ना? जरूर होता है। और sin का क्या होता है? p/h, तो यहाँ पे लिखो p/h। अब यहाँ पे चाहो तो इसको सॉल्व कर लो पहले और नहीं तो वैल्यू पुट करो। परपेंडिकुलर कितना है? 3, तो यहाँ पे लिखो 3। बेस कितना है? तो बेस है 4। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे परपेंडिकुलर फिर से कितना हो गया? 3 हो गया। और हाइपोटेनियस था, हाइपोटेनियस कितना दिया है? 5 दिया है, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लो, 4 5 का यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 20 अगर को 4 से डिवाइड करा तो हो जाएगा 5 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 15 और 20 को 5 से डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा? 4 और 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करा तो हो जाएगा 12। तो यहाँ पर बच्चा कितना हो जाएगा? 27 होगा ना। तो 27 अब आई कितना हो जाएगा? 20, यही होगा इसका वैल्यू, क्योंकि हमसे पूछ रहा था tan थीटा प्लस sin थीटा का। तो tan का पता ही है p/b होता है और sin का क्या होता है? b/h होता है। p/h होता है, p/h तो इसका होता है cos थीटा का, b/h जो होता है वो इसका होता है। ठीक है, बातें समझ में आ गया। तो इसमें भी ये कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना होगा? रेशियोज वाली बातें इस तरीके के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का दिया गया जो कि आपको प्रूफ करने, ये आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है तो प्रूफ करने हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो इसको बच्चा प्रूफ करते हैं। तो देखो चलने का स्टाइल क्या है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज का क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है तो भाई इसको 3 तरीके से चला जा सकता है। चलने का मतलब ये बनाया जा सकता है। ठीक है, आप एलएचएस को पहले सॉल्व करो फिर बाद में आरएचएस को करो, ऐसे भी कर सकते हो। ये एलएचएस को तोड़ते हुए जाओ आरएचएस को पहुंचा दो। ठीक है ना। अब कभी ऐसा इनकेस आता है जो आरएचएस को लेके एलएचएस पे पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर कहता है 99% जो चलता है वो एलएचएस से आरएचएस ही चलता है, या तो 1% की अगर बात करें 1 से 2% जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चा चलने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो दिख रहा है ये नीचे कॉट दिख रहा है, यहाँ पे नीचे में टैन दिख रहा है, ऊपर में साइन और कॉस, और हमको चलना कहां तक पहुंचना है? साइन। मतलब ये जो भी जो दिख रहा है आपका वैल्यू, इसको भी मुझे क्या करना होगा? साइन या कॉस के हिसाब से सोचना पड़ेगा तभी वो आ पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मैं सिर्फ ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान समझना। साइन थीटा नहीं है, ए लिखा हुआ है तो ए ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 1 तो 1 लिखो, माइनस कॉट का क्या होता है बच्चा? कॉस बाय साइन, तो यहाँ पे लिख दो कॉस ए अब बाय में साइन ए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर बोला प्लस यहाँ पे कॉस है तो कॉस ए लिखो, कॉस ए हो जाएगा। अब नीचे में बोला कि 1 माइनस टैन, टैन का क्या होता है? साइन ए, अब बाई में होता है कॉस ए। आप जो चल रहे हो वो किस हिसाब से चल रहे हो? आप चल रहे हो एलएचएस। ठीक है, और हम लोग का टारगेट क्या है? इतना प्रूफ कर देना जो कि ये क्या है हम लोग का आरएचएस है ना, तो हम लोग आरएचएस पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं सॉल्व करके, आप पाते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं। तो ऊपर में जो लिखा हुआ वो तो एज इट वैसे ही रह जाएगा, साइन ए है तो साइन ए ही रह जाएगा। इसका फ्रैक्शंस अगर सॉल्व करोगे बच्चा तो साइन को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? साइन ए माइनस यहाँ पे कॉस ए, अब बाय में क्या हो जाएगा? बाय में हो जाएगा साइन ए। कोई दिक्कत? थोड़ा सा कैलकुलेशंस होगा इसमें, ज्यादा
इसमें भी अगर बात करें ऊपर में लिखो cos a और फिर नीचे में इसके फ्रैक्शन सॉल्व करो। ये जो दिख रहा है ना इसके फ्रैक्शन, यहाँ भी मैंने क्या किया इसका फ्रैक्शन सॉल्व किया। तो cos को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा cos, ठीक है cos a हो जाएगा। अब माइनस में हो जाएगा sin a, अब बाय में क्या हो जाएगा cos a। अब बच्चा यहाँ पे मैं आपको तरीका बताता हूँ। अभी क्या है साइन को मैं अगर इससे डिवाइड करूंगा तो साइन ऊपर चला जाएगा, होगा कि नहीं होगा। साइन को अगर डिवाइड करोगे, ये आपको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, तो जब ये फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर है, जब इसको आप इससे डिवाइड करते हो तो जो सेकंड टर्म होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आप इसको ऐसे रखोगे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे में होगा यहाँ पे साइन ए और माइनस में कॉस ए। कोई आपत्ति है नहीं ना। प्लस अब यहाँ पे भी वही है कॉस है, अब इसको अगर डिवाइड करेंगे ये आपका फ्रैक्शंस है, तो इसको न्यूमरेटर बोलो। न्यूमरेटर को जब इससे अगर डिवाइड करोगे तो उल्टा हो जाता है ना, तो यहाँ भी कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में अगर बात करें तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए और माइनस में हो जाएगा साइन ए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसके आगे की अगर बातें करें बच्चा, इसको अगर तोड़ना होगा, ये है साइन ए माइनस कॉस ए और यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए, है ना, उल्टा हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज ये करना होगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान सुनो, अगर मैं यहाँ इसको ऐसे लिखूं साइन ए स्क्वायर और इसको ऐसे रहने देता हूँ, साइन स्क्वायर नहीं है साइन है सिर्फ, तो इसको ऐसे लिखो साइन ए माइनस कॉस ए और ये प्लस का साइन है ना, मैं इसको माइनस कर लेता हूं, अभी पता चलेगा ऐसे मैंने क्यों किया। अब देखो ये क्या है कॉस ए माइनस साइन है, अगर मैं इसको इससे पहले अगर लिख लेता हूं तो क्या होगा, अब ये प्लस में तो प्लस साइन, ये माइनस तो प्लस माइनस माइनस, माइनस आपको मिल जाएगा ना। और फिर यहाँ पे अगर आप लिखते हो माइनस कॉस ए, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस मिल जाएगा, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। अब यहाँ पे अब यहाँ से लेकर अब ये दोनों देखो, आप ध्यान से देखो इसका डिनोमिनेटर साइन ए माइनस कॉस ए और इसका भी देखो साइन ए माइनस कॉस ए, दोनों क्या है सेम है ना। जब ये दोनों सेम है उस तरफ लेके जाते हैं, इसके फ्रैक्शंस अगर सॉल्व करें, इसका फ्रैक्शंस में एलसीएम जो होगा साइन ए माइनस कॉस ए ही होगा। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। तो मैं इसको पहले इस तरीके से इसके एलसीएम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइन ए माइनस कॉस है, वहां भी साइन ए माइनस कॉस है हुआ, तो हमने इसको ऐसे लिखा। अगर मैं यहाँ पे ये कहूं बच्चा, अगर ये एलसीएम हुआ, इस एलसीएम को इससे अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ये। तो अल्टीमेट ये पूरे तरीके से लाइक ही में चला गया। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, बस यही ना होगा, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन चला गया, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जो माइनस प्लस है वो ऊपर में लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहां से मैं यहाँ पे लेके गया, ठीक है ना, इसीलिए ध्यान रखना मैं LHS इक्वल टू RHS नहीं कर रहा हूँ, मतलब इसी को सॉल्व करते हुए ऐसे करके जा रहा हूँ जगह की वजह से, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर एक स्लाइड में रहता है ना तो आसान होता है समझने के लिए। अब यहाँ देखो बच्चा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब क्या साफ साफ आपको नजर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और फिर होता है ए माइनस बी, हाँ ना। तो इसको अगर आप ऐसे लिखो साइन ए माइनस कॉस ए एक बार और एक बार प्लस में, एक बार माइनस में हुआ ना, अब एक बार लिख देंगे प्लस में, ठीक है, ऐसे मैंने लिखा। बाय में यहां पे कर दो साइन ए माइनस कॉस ए, जिससे क्या होगा आपका ये और ये कैंसिल, जिसके वजह से आप कह सकते हो आपके पास क्या बाकी रह गया साइन ए और प्लस में कॉस ए। तो आप ढूंढो, यही ना आपको चाहिए था, ये आपको मिल गया, तो ये हो गया। अब आया आपका RHS, तो यहाँ पे कह सकते हो LHS इक्वल टू आपका क्या हो गया RHS, आपने LHS चला और यहाँ पे RHS पहुंचा दिए, ठीक है बच्चा, ये आपको समझ में आ गया। तो इसी तरीके से क्या होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री के जो आइडेंटिटीज होते हैं इसको सॉल्व करना पड़ता है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, कोई कमेंट हो तो करते रहना भाई। चलो अब यहाँ पे आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कह रहा है बच्चा, फाइंड द रिलेशंस बिटवीन x एंड y सच दैट, बोला है यहाँ पे x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स इतना और इतना के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे इसको चलो देखते हैं, अगर ऐसे करके आपने खींचा सीधा क्यों नहीं हो रहा भाई,
चलो मान के चलते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं पी पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट है, इसको थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको यहाँ पे मान लो इक्वी डिस्टेंस, और यहाँ पे मान लो पी तो दोनों तरफ हो गया, ए इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब लगे इससे इक्वी डिस्टेंस, इससे इक्वल डिस्टेंस की अगर बातें करें तो अगर मान कर चलो x, y, अब ए पॉइंट्स दिया हुआ है 3,6, दिया गया -3, कितना दिया है 4 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दिया। अब देखो इसके बीच में हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा तुम ऐसे भी कर सकते हो, जरूरत नहीं हम इसको यहाँ से लिखे, जैसे इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं, फिर इसको ऐसे करके निकालें। तो इससे बेटर उपाय ये है बच्चा, इसको बेटर उपाय ये है, आपने ए लिखा, ए यहाँ लिख दो, अब पी यहाँ लिख दो, ठीक है। कोई गड़बड़ देखते हैं होता है कि होता है या नहीं होता है, वो तो वक्त बताएगा। तो यहाँ पे ऐसे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि लिखा है फ्रॉम रिलेशंस बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट्स, ये जो दिख रहा है इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिया गया यहाँ से, मतलब ये भी एक दूसरे के इक्वल में, मतलब आपको ये कह रहा है जो एपी इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, पीबी, इसके बीच में रिलेशन पता करना। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एपी का अगर मैं बात करूं तो एपी के लिए इसके बीच में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर यूज कर लो बच्चा, तो मान कर चलो ये x1 है, इधर वाला जितना भी होगा ये x1, ये y1, ठीक है, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहते हैं, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे x2 सीधा सीधा लेके आते हैं, x2 माइनस यहाँ पे 3, इसके यहाँ पे होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस फिर होता है y2 कितना है, y ही होगा, माइनस y1 कितना आ जाएगा 6, इसके होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू अगर पीबी की अगर बात करें, चलो ये आपका x2 y2 है, तो इसी को अब इसको 1 मान, इसको 1 मान लो, मतलब x1 y1। अगर मैं अच्छा दोनों में से किसी को भी मान सकता हूं, आप चाहो तो इसको 1 मान सकते हो, इसके लिए निकाले, मतलब इसके बीच में और इसके बीच में मैं क्या कर रहा हूं, डिस्टेंस निकाल रहा हूं। जैसे कि मालूम होना चाहिए बच्चा, इसमें भी अगर रूट लगाते हैं, जैसे कि बोले कि सर रूट तो होता है, लेकिन क्या है ना बच्चा, जब आप दोनों तरफ लिख रहे हो, जब दोनों तरफ अगर रूट की बातें चल रहा होता है तो रूट से रूट वैसे भी कैंसिल हो जाता है ना, इसी वजह से हम यहाँ पे नहीं लिखे। बात समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से अगर लिखिए तो 6 हो गया ना। अब इसको लिखूं x2, तो x2 कितना हो गया, x ही है, और इसको माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, तो इसके होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब प्लस यहाँ पे y2, तो ये y2 हो गया, ये y, और माइनस हो जाएगा y1 हो जाएगा 4, ठीक है, y1 कितना हो जाएगा 4। इसका मैं कर लेता हूं होल स्क्वायर। बस इसी को क्या करना है, सिंपलेस्ट कर देना, मतलब सिंपलीफाई कर देने, आंसर आ जाएंगे। बात समझ में आ गया। चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको किस तरीके से बनेगा। मैंने रूट नहीं दिया, बात समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि इधर भी रूट लगाएंगे इधर रूट लगाएंगे तो बात बराबर हुआ ना, कैंसिल हो जाता है, इसी वजह से मैंने रूट नहीं दिया। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से अगर इसको एक्सपैंड करते हैं तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा, और माइनस 2 3 जा यहाँ पे 6x हो जाएगा। चलो अब यहाँ बात करते हैं y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 36, माइनस 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12y हो गया, इक्वल्स टू ये वाला अब इक्वल यहाँ से बात करते हैं x प्लस 3, यहाँ बनेगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 3 2 जा हो जाएगा 6x, फिर यहाँ पे आते हैं प्लस y स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और माइनस 4 2 जा 8y। चलो ये मैंने कैलकुलेशंस कर लिया बच्चा, y स्क्वायर से ये पॉजिटिव y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। और कुछ ऐसे नजर आ रहा है, ये माइनस 3x है प्लस 16 माइनस 12 9, ऐसा कुछ तो मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ ये चीज नजर आ रही है, ये प्लस 9 है, तो इस बार इधर से इसको इधर कैंसिल कर लो, वैसे भी ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस है ना, हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। चलो बच्चा अब इसको पॉजिटिव करने का एक छोटा सा उपाय है, ये 6x है, तो चलो 6x आपने रखा यहाँ पे, और ये माइनस 3x है, तो उधर लेके जाओ तो क्या बनेगा, प्लस 3x बनेगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस 12 है, इधर क्या है माइनस 8y है, तो माइनस 8y, और ये माइनस 12y उधर लेके जाओ तो क्या बनेगा प्लस 12y। चलो ठीक है, अब कोई नंबर है, यस नंबर है, ये प्लस 36 है, इधर आके क्या बनेगा माइनस 36 बनेगा, ठीक है। अब इधर कौन सा नंबर है भैया, तो यहाँ पे प्लस 16 है, तो प्लस 16 हम लोग करेंगे, 36 थोड़ा सा सही से लिखा जाए, प्लस 36 सॉरी
ये हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। बात समझ में आया? ये माइनस प्लस 36 से अगर उधर लेके जाएंगे तो माइनस नहीं बनेगा। अब इधर कुछ नहीं बचा, 0। अब यहाँ इसको ऐड करो, 6x प्लस 3x कितना बनेगा? 9x प्लस, अब इसको भाई हिसाब किया जाए 12 में से अगर 8 चला गया तो हो जाएगा 4y, और ये बनेगा माइनस कितना बनेगा? माइनस बनेगा 26 बना, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो अरे भैया 12 और 8, ठीक है, 6 प्लस 3x ये 26, मेरा तो कुछ इस तरीके से आ गया भाई। कैलकुलेशंस कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया? -12 है, उधर चला गया +12 हो गया, बच गया यहाँ पे पॉजिटिव -3x है प्लस 6x माइनस इधर से उधर चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, ये इतना नहीं होगा, क्या है ना, देखिए यहाँ पकड़ा गया गलती, x का मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 3 हो गया, और 2 3 यहाँ पे कितना होता है? 6x होता है, तो माइनस हुआ ना, तो इधर आकर हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 15x। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर बात करें तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी गड़बड़े है, 3 2 नहीं, यहाँ ठीक है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 तो है गया, तो फिर गड़बड़ यहाँ पे कैसे हो गया? तो यहाँ पे 6x और उधर भी 6x हुआ, तो ये वाला 6x ना हुआ भैया, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा। ओहो, इतनी सारी गलतियां, चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे कितने कॉमन लें कि यहाँ से आ जाना चाहिए? तो चलो इसको कॉमन अगर ले लिया जाए, और कुछ गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। वाई स्क्वायर प्लस 16 4 2 जा 8y, ये सब कैंसिल हो गया, 6x यहाँ पे रहेगा, ये -6 है, इधर हो गया 6 6 12 हो गया। चलो आप देख लेना भाई कहाँ पे गलती हो रहा है। अगर मैं इसमें 2 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा यहाँ पे 6x प्लस 2y, अब माइनस हो जाएगा 13। अब इसको इधर लेके अगर करते हैं 13, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस, ओहो गलती देखो, गलती पे गलती, सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस यहाँ पे कॉमन लिए तो बन गया आपका। अब देखो, अब यहाँ पे और कॉमन ले लो, अब यहाँ पे आपका, चलो अब गलती नहीं होगा, अब यहाँ पे गलती नहीं होगा। जो गलती हुआ कैलकुलेशंस के लिए, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, सॉरी तो चाहता ही हूँ। चलो अब यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चा, यहां से गलती शुरू हुआ था। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 4 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो कितना बचेगा? 3x, फिर बचेगा यहाँ प्लस y और -5। अभी इसको इधर लेकर अगर इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म है ना, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म इधर लेकर अगर जाएंगे तो हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या बनेगा? 3x प्लस y -5 और यहाँ पे 0। यही हुआ आपका आंसर, यही रिलेशन है, ठीक है, यही आपका रिलेशन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यहां से गलती होने की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और यहाँ भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया ट्रिगोनोमेट्री का, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोला गया tan, तो पहले देखो बच्चा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे मुझे सेक और कॉसेक की बात करें तो सेक और कॉसेक, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? साइन और कॉस में जाना पड़ेगा। तो tan को आप क्या लिख सकते हो? तो tan का लिखो यहाँ पे साइन थीटा अब बाय में कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर में को चेंज कर दिए। अब यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो 1 माइनस यहाँ पे कॉट का क्या होता है? कॉस थीटा अब बाय में साइन थीटा। चलो ये भी हो गया। अब प्लस, अब यहाँ पे कॉट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? कॉस थीटा अब बाय में साइन थीटा। चलो ये भी ठीक है। और नीचे में यहाँ पे है तो इसको tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा? साइन थीटा अब बाय में कॉस थीटा। चलो अब यहाँ पे इसके फिर से फ्रैक्शन, ये न्यूमरेटर हुआ ना, और ये डिनोमिनेटर हुआ, तो इसको आप एज इट वैसे लिखो, साइन थीटा अब बाय में कॉस थीटा और अपॉन। अब इसके फ्रैक्शन सॉल्व अगर करते हैं तो साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा और बाय में हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे प्लस, अब ये ऊपर में लिखा हुआ है तो ऐसे लिखो कॉस थीटा अब बाय में लिखो साइन थीटा। चलो ये भी ठीक है। फिर फ्रैक्शन, अब इसको हम लोग यहाँ जो दिख रहा है 1 माइनस साइन बाय कॉस, इसका क्या करेंगे? फ्रैक्शन। तो कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अब माइनस में हो जाएगा साइन थीटा, अब नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा। बात समझ में आया? ये फ्रैक्शन है,
ये फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखो बच्चा, इसको अगर मैं इससे डिवाइड करता तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये ऐसे लिखाएगा साइन थीटा अब बाय कॉस थीटा, ऐसे लिखाएगा। अब ये साइन ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो साइन थीटा ऊपर चला गया, नीचे रह गया यहाँ पे ये साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, प्लस अब यहाँ पे भी ये जो दिख रहा है इसको नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो कॉस थीटा अब बाय में साइन थीटा, लेकिन ये कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर में लिख दो कॉस थीटा और नीचे में ये रह जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। बहुत सारे थीटा थीटा चल रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई बात नहीं। और यहाँ पे लिखा जाएगा कॉस थीटा और यहाँ बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो भाई लंबा बनते जा रहा है, प्लस यहाँ भी कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बच्चा, तो बनेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बनेगा साइन थीटा और ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी अभी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया था, आप देखो बच्चा यहाँ पे कॉस माइनस साइन और यहाँ पे क्या है साइन माइनस कॉस, मतलब फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो यहाँ पे मैं फिर से लेके आता हूँ, फिर से यहाँ से मैं यहाँ पे क्या, या तो ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें बच्चा, यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखें तो हम यहाँ पे एक स्टेप और चलने वाले हैं, इसको एलसीएम लेने से पहले, क्योंकि ये इस ब्रैकेट को मैं चाहता हूं दोनों सेम कर लूं। तो यहाँ पे क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा, अब बाय में ये जो लिखा हुआ एज इट वैसे कॉपी कर दो कॉस थीटा, अब यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और उसके बाद ये प्लस की जगह माइनस चेंज करो, क्योंकि हम इसको साइन को चेंज करने वाले, इसको लिखने के तरीके को बदलने वाले हैं, जैसे कि आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाई में ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, ये साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, बस ये जो आपको दिख रहा है ना कॉस थीटा और माइनस साइन, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ साइन थीटा और माइनस क्या लिख देता हूँ कॉस थीटा, ऐसे करके। अब ध्यान से देखो ये वाली बातें और ये वाली बातें दोनों क्या नजर आ रहे हैं, सेम। और जब ये दोनों सेम है तो अब मुझे फ्रैक्शंस लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आसान तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके फ्रैक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग फ्रैक्शंस को सॉल्व अगर कर ही रहे हैं तो देखो, अब इसके एलसीएम क्या होगा, एक यहाँ एक बार लिखो कॉस थीटा और इधर से लिखो साइन थीटा, ये एक बार लिख लो। अब ये दोनों में सेम है ना, तो दोनों में सेम है तो एक के बार लिखो, यहाँ ब्रैकेट यूज करके लिखो साइन थीटा और माइनस में लिखो कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस एलसीएम को अगर मैं इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा तो cos थीटा और ये गायब हो जाएगा, बचेगा साइन। तो साइन को अगर साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, और यहाँ भी देखो अगर इसको इसमें डिवाइड करोगे, इससे एलसीएम में इससे डिवाइड करेंगे तो साइन ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस, और कॉस को अगर कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहां से एक आपका आइडेंटिटी निकल के आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो जैसे कि मालूम होना चाहिए बच्चा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए माइनस बी, और उसके बाद होता है ए स्क्वायर प्लस आप ए बी लिखो, ठीक है, अब प्लस में यहाँ पे बी स्क्वायर लिखो। ये वाली आइडेंटिटी अभी आपको यूज करना है। तो अगर मैं इसको यूज करता हूं तो साइन क्यूब थीटा, अच्छा लाना क्या है ये तो आपको समझ में आ रहा है। मैं कहां से चलना शुरू किया, इसको जो सॉल्व कर रहा हूं ये चल रहा हूं एलएचएस के हिसाब से, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो मैं इधर से तोड़ते हुए यहाँ पे लेके पहुंच रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको हम बनाए बच्चा तो अब क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे क्या है ए क्यूब, मतलब यहाँ पे साइन क्यूब और माइनस कॉस क्यूब, मतलब यहाँ पे समझ में आ गया, इसको कंपेयर करना है तो इसको ऐसे लिखे, एक बार लिखे यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख दिया ऊपर में। अब उसके बाद यहां से अगर मैं बात करूं एक स्क्वायर, तो मतलब यहां पर क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा बच्चा अगर ये यहाँ बी स्क्वायर अगर इधर से ही अगर ये उठा ले तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस में यहाँ पे एक बार क्या करो साइन थीटा और कॉस थीटा, ऐसे लिख लेंगे।
अब ऐसे लिखने के बाद नीचे में जो दिख रहा है, यहाँ जो नीचे में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा, अब फिर दिख रहा है यहाँ पे साइन थीटा, अब माइनस में कॉस थीटा, ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला पे मैंने एक्सपेंड कर लिया। यहाँ बात तो समझ में आ रहा होगा। अब सॉल्व करने के बाद ये देखो और ये दोनों सेम है, इसको इससे कैंसिल आउट कर लो, कोई दिक्कत नहीं सर। अब दिक्कत नहीं है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिखो। अब प्लस में यहाँ पे लिख दो बच्चा साइन थीटा और कॉस थीटा, ये भी ऐसे करके लिख दो। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके ही लिख दिए, और बाय में यहाँ पे क्या बचल है, तो बचा हुआ है कॉस थीटा और साइन थीटा, तो आप ये भी लिख दो। अब इसको अगर देखा जाए ध्यान से तो ये 1 को भी डिवाइड कर रहे हैं, कॉस थीटा साइन थीटा 1 को भी डिवाइड करेगा, मतलब ऐसे करके लिखो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, उसके बाद प्लस, और ये अगर बात करें तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा, अब बाय में यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा ऐसे भी कर रहा है, तो वैसे इसको कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा 1। इसको फिर से फर्दर तोड़ो तो 1 बाय इसको कॉस लिख सकते हो 1 बाय कॉस थीटा इनटू इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, हाँ या ना, लिख सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा। 1 बाय कॉस जो होता है बच्चा, बताओ किसका रेसिप्रोकल होता है सर, सेक थीटा का, और 1 बाय साइन किसका होता है बच्चा, तो बोलोगे सर कॉसेक थीटा का, और ये प्लस हो गया 1, ये हो गया आपका RHS प्रूव हो गया। यही आपको लाना था बच्चा, यही लाना था ना, आप चेक करो यही लाना था। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। इससे पहले क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले लिया, लेकिन इसका प्लस माइनस की वजह से ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया ना किस तरीके से मैंने चेंज किया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप पहुंच गए रियल नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चा। यहाँ लिखा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q रिटेन लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे अगर ध्यान दें तो आपके पास जो गिवन दिया गया है, गिवन क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है जब p इक्वल्स टू में क्या दिया बच्चा, a स्क्वायर और b क्यू दिया हुआ। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे q की अगर बात करूं तो q जो दिया गया है वो दिया गया है a क्यूब और दिया गया है b, ठीक है, जिसमें बोला कि ए बी सी क्या यहाँ पे प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, ये दिया गया। अब मुझे वेरीफाई करने के लिए बोला गया यहाँ पे एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू जो होता है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है ना, आपने रियल नंबर चैप्टर में क्या पढ़ा होगा, इस तरीके से फॉर्मूला को वेरीफाई करने के लिए इसका फॉर्मूला बनता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू क्या होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से पहले क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। अच्छा बच्चा एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे देखो ये पहले दोनों अगर कॉमन मिल रहा है ना वो लिखेंगे, लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर वाले, तो ए स्क्वायर और ए क्यूब दोनों ए है, दोनों में कॉमन, एक पी है क्यू है। अब ये 2 नंबर दिया गया तो यहाँ पे पहला नंबर ये दूसरा नंबर ऐसे करके समझो, पहला नंबर में यहाँ पे फैक्टर दिया हुआ ए स्क्वायर और बी क्यूब, और यहाँ पे ये दिया। अब इसका अगर एलसीएम में निकालना चाहता हूँ तो ये दोनों में सेम है, अब ये दोनों में तो सेम है लेकिन सबसे पावर ज्यादा किसका है ए क्यूब का, यहाँ पे लिखो ए क्यूब। अब यहाँ पे b और b क्यूब में सबसे ज्यादा क्या नजर आ रहा है b क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। और उसी तरीके से मैं इसका अगर एचसीएफ निकालूं बच्चा, तो एचसीएफ निकालने का रूल्स क्या होता है, एचसीएफ निकालने का रूल्स होता है सब में मिलना चाहिए। जैसे इसमें अगर और कोई नंबर होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर सी होता है ना तो यहाँ भी सी लिखना पड़ता मुझे, इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखना होता है, मालूम है ना, तो हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते थे। फिलहाल यहाँ पे जो नंबर दिया गया उसी को हम लोग वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे इसका अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे ए क्यूब, तो दोनों में सबसे कम क्या है, एलसीएम निकालने के लिए सबसे ज्यादा और एचसीएफ निकालने के सबसे कम, तो ए स्क्वायर और ए क्यूब में सबसे कम क्या है ए स्क्वायर, और बी क्यूब में सबसे कम कौन सा है तो बी, ये हो गया आपका एचसीएफ। अब हम लोग क्या करते इसको वेरीफाई करते उस वाले नंबर पे, ठीक है।
सो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू, अरे यार सही से लिखाओ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू एलसीएम। बस यही वेरीफाई करना, ये दोनों मेरे को सही तरीके से आ जाना चाहिए। तो देखो बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में यहाँ पर अगर देखें तो पहला नंबर क्या दिया हुआ है, P और Q। पहला नंबर क्या है P और दूसरा नंबर क्या है Q। तो अगर P और Q का वैल्यू अगर बातें करें तो क्या दिया हुआ है, A और B क्यूब दिया हुआ है, यही ना, P का वैल्यू ये दिया और Q का ये दिया। तो अब यहाँ पे इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इक्वल्स टू HCF आपने कितना निकाला, A² B इंटू एलसीएम आपने कितना निकाला भैया, यहां से निकाला, ये हो जाएगा A³ और B³, यही निकाला ना। अब देखो अगर आपने ये निकाल लिया तो अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो देखो वेरीफाई करता है कि नहीं। अब यहाँ पे 1 पावर 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, क्योंकि क्या होता है रूल, जब बेस अगर सेम हो और मल्टीप्लाई करते तो पावर क्या होता है, ऐड। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 पावर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे बिग पावर 3 और यहाँ पे बिग 1 ही है, तो बिग पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस तरह आते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो फिर से यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 पावर 5 हो जाएगा। अब बिग पावर 1 है और यहाँ पे 3 है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हो तो गया वेरीफाई, LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया, क्योंकि आपको यही वेरीफाई करने के लिए बोला गया था, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू एलसीएम। तो आप इस तरीके से इसको बना लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया, बच्चा बोला गया एट अ मिनट्स पास 2 PM। जैसे इसको आपको घड़ी की साथ में समझा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 12 बजा और यहाँ पे 3 बजा, बीच में 1 और 2 भी बजा दो, ठीक है, तभी तो 3 बजेगा। तो थोड़ा सा घड़ी बेढंगा बन गया है, चलो अच्छे से बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे समझाना है मुझे। जैसे मान लो यहाँ पे कितना, सेंटर पे 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और ऐसे करके मैं अगर बात करूं तो हो जाएगा 3। बात समझ में आ गया, ये घड़ी मैंने बनाया मान के चलो, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एट अ T मिनट पास्ट, कोई ऐसा समय है, T मतलब समय, जो कि 2 PM से लेकर बोला गया टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड बाय क्लॉक टू शो 3 PM। 2 से 3 बजने में कुछ समय बाकी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 से 3 बजने के बीच में उस आदमी ने या कोई भी ऐसा लोग ऑब्जर्व किया, जब भाई 3 मिनट जो भी समय बाकी है, वो पक्का जो है ना, कैसे ऑब्जर्व किया होगा, तो पक्का वो मैथमेटिक्स टीचर हुआ होगा। वो देखा कि भाई 2, यहाँ पे 2 तो बज रहा है, 2 के 3 के बीच में बता बच्चा, यहाँ पे 2 PM से अगर बात करें, अगर 3 PM की अगर बातें करें, इसके बीच में कितना मिनट की बातें होगा, 60 मिनट की बात होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस मान लो 60 मिनट्स की बातें हो रहा है। अब यहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा आता है, ऑब्जर्व करता है कि भाई 2 PM से 3 PM में जो है 3 बजने में 3 मिनट्स कम है, 3 मिनट्स कम है किससे, T² बाय 4, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एट T मिनट्स, तो यहाँ हमको सपोज करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लेट जो टाइम होगा, ठीक है, जो लेट अगर टाइम की अगर बातें करें तो यहाँ पे मान सकते हो T मिनट्स। तो T मिनट्स मानना है तो मान लो, और नहीं मानना है तो वैसे भी दिया हुआ है। एक कहानी तो आपको समझ में आ गया होगा, जो क्वेश्चन बोला गया 2 से 3 बजने में यहाँ पे 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटा का मतलब क्या 60 मिनट। एक आदमी है, उन्होंने ऑब्जर्व किया जब भाई T² बाय 4 में 3 को माइनस करेंगे ना, तो जो भी होगा वो 3 बजा जाएगा, ठीक है ना, 3 को जो है ना बजा देगा। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे ये बनेगा, तो जो भी समय है उसको जोड़ना पड़ेगा। देखो भाई 2 से 3 बजे, 1 घंटा 1 60 मिनट हुआ, तो 2 से 3 बजने में अगर 60 मिनट की बाकी चल रहा है, तो दोनों को समय जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा 60 मिनट की बात होगा ना। तो यहाँ पे ये होगा, और बोला गया यहाँ पे जो T² अब बाय में 4 ऑब्जर्व किया गया 3 कम है, लिखा हुआ है 3 मिनट्स क्या है कम है, तो यहाँ पे क्या करो 3 मिनट्स को कम कर दो।
अब बराबर में कितना होगा 60 होगा। 60 क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कंडीशन से पूछा है, ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक आदमी ऑब्जर्व किया, भाई जो भी समय है उस समय में जो 3 बजने में जो भी समय होगा उसमें t²/4 में 3 जो है ना कम है, तभी जाके वो होगा। तो 60 या क्या है मिनट है, ठीक है। बस आपको क्या करना होगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे t प्लस यहाँ पे t² माइनस हो जाएगा 4 3 हो जाएगा 12 बाय हो जाएगा 4, ऐसे होगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। ये ब्रैकेट को मान लो, अब इसको अगर फ्रैक्शन सॉल्व करना है तो बनेगा 4t प्लस यहाँ पे t² माइनस 12 इक्वल टू 240। समझ में आया? 240 कैसे है, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, बात समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे बच्चा अगर मैं चलूं इसको अरेंज करके तो t² प्लस 4t, अब यहाँ पे माइनस 240 और ये माइनस में है तो माइनस में रहेगा, इक्वल टू कितना हो गया 0। तो अब इसको मुझे करना पड़ेगा फैक्टराइज, उसके लिए मुझे एक स्टेप और चलना पड़ेगा। तो t² यहाँ पे हुआ, अब प्लस में यहाँ पे हो गया 4t और माइनस इसमें हो जाएगा 252 इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फैक्टराइज करना पड़ेगा जिससे मुझे सही सही पता चल जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है t², तो चलो t² का t² लिख देते हैं माइनस, अब इसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 4 आ जाएगा, 18 चौका 32, ठीक है 8 4 ऐसे कर लो, प्लस 18t माइनस 14t। अगर 18 में से 14 गया तो कितना बचेगा 4, और 18 4 8 चौका 32, मतलब लगभग में इतना आ जाना चाहिए। तो माइनस यहाँ पे 252 इक्वल टू क्या बनेगा 0 बनेगा, बनेगा ना। अब यहाँ पे क्या करो बच्चा, यहाँ पे क्या करो t² प्लस ये तो कॉमन ले लिए है ना, मतलब इस तरह के फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिट कर ही दिए। अब इसको क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो t कॉमन ले लो, तो यहाँ पे t प्लस 18 माइनस 14 फिर t और प्लस 18 इस तरीके से इक्वल टू 0 होगा। अब ये दोनों ब्रैकेट में यहाँ पे सेम है तो एक बार लिख लेंगे t प्लस 18 और उसके बाद यहाँ पे t माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे t प्लस 18 और उसके बाद हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फिर t माइनस 14 इक्वल टू 0। तो एक बार यहाँ पे t की वैल्यू कितना आ जाएगा 14 और यहाँ पे t का जो वैल्यू होगा हो जाएगा माइनस। अच्छा बच्चा बताओ, t जो है ना समय कभी नेगेटिव में आता है नहीं ना, तो इसको आपको क्या कर लेना है रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। और t पॉजिटिव में समय जो है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ सही जो समय हुआ कितना मिनट बाकी था तो 14 मिनट बाकी था, ठीक है। यहाँ पे मैंने रफ लिख लिया, तो जो भी टीचर देखा होगा 14 मिनट बाकी होगा 3 बजने में, 2 बजे जब ऑब्जर्व किया था, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लो भाई, ये क्यों लिखे नहीं लिखे आप अच्छे तरीके से चाहो तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया मीडियन निकालना है। अगर मीडियन निकालना है बच्चा तो उसके लिए आपको एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। जैसे ये एक्स तो सॉरी क्लास दिया हुआ है, तो क्लास मतलब यहाँ पे होता है CI क्लास इंटरवल, इसी पे बना देता हूँ, और ये है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना। तो आप लोग को जैसे मालूम है बच्चा, यहाँ पे एफ से मुझे क्या बनाना पड़ेगा CF, क्यों? क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना मीडियंस के लिए चाहिए होता है, इसी वजह से बनाना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिख देना है CF एक कॉलम में, ठीक है। बाकी बाद ये तो F हुआ और ये हुआ CI। अच्छा CF कैसे बनाते हैं, पहला में जो 5 है ना वो 5 ही रहने देंगे। अब इसको जोड़ेंगे 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 और 15 को ऐसे करके जोड़ते हुए चले जाना वहां तक, ठीक है। 15 11 कितना हो जाएगा बच्चा 26 हो जाएगा, इसको अगर जोड़ते हैं तो 36 हो जाएगा, इसको अगर जोड़ते हैं तो 41, इसको जोड़ते हैं तो 45, इसको जोड़ते हैं तो 47, इसको जोड़ते हैं तो 49। अब ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इसको भी जोड़ना होता है, मालूम ही होगा, ठीक है। अब जो जोड़ेंगे तो मेरे को कितना आ जाना चाहिए 49 आ जाना चाहिए। तो इसको जोड़ते हैं 5 6 कितना हो जाएगा 11, 11 15 कितना हो जाएगा 26, फिर 36, 36 प्लस 5 41, 41 प्लस 4 अगर कर लेंगे 45, 45 प्लस 2 47 प्लस 2 हो जाएगा 49। इसका मतलब ये n हुआ, ये क्या निकल का आ गया n आ गया ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, इसको हम लोग
बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे? उसके लिए बच्चा आपको क्या करना होगा, मीडियन का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस में n/2 माइनस सी एफ, अब बाय में होता है f इंटू होता है h। ठीक है, ये मीडियन का फॉर्मूला हुआ। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा। जो यहाँ पे जो सी एफ आया है, ये जो सी एफ आया है ना, इसको जोड़ने की अगर बातें करिए, सब जितना भी आया है वो कितना आ गया 49। तो इसको क्या करो, 2 से डिवाइड करो। ठीक है, अब जैसे अगर 49 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो बच्चा, जो कि निकल के आया है, जो सी एफ निकल का है ना, इसी को हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। वैसे सी एफ है ये है, अब मतलब n/2 करते हैं, n/2 करो, ये सी एफ ही मतलब ये हमेशा इसके बराबर होता है, मेरा कहने मतलब हुआ। तो n/2 करो, तो यहाँ पे 49 अब प्लस अगर 2 सॉरी डिवाइड अगर 2 करते हैं तो लगभग में ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 25 नहीं 24.5 आएगा ना। अब चलो डेसिमल में अगर +1 भी कर लेंगे तो कितना बनेगा, 25 बचेगा। अब यहाँ पे 24.5 आ रहा है, तो आप बताओ बच्चा, ये जो 24.5 है ना, वो कौन से सीएफ में आएगा? क्या इसमें आएगा? इसमें आएगा, तो इसमें आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 24.5 है, तो किस में आना चाहिए, इसमें आना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा टारगेट। लेकिन ये जो सीएफ होता है ना, इस सीएफ का मतलब क्या होता है, प्रीसीडिंग द वैल्यू। तो जो भी टारगेट में आया है, ये 26 है, इसको हम लोग लेते नहीं, सीएफ किसको माना जाएगा, इसको माना, प्रीसीडिंग वैल्यू को क्या माना जाता है, सीएफ माना जाता है। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला के हिसाब से अगर चले टारगेट तय हुआ, तो टारगेट के हिसाब से अब हम लोअर लिमिट की बात करें, तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 15। इसी क्लास का बात किया जाएगा, क्योंकि n/2 करने के बाद जितना भी आएगा वो जो होता है सीएफ में चेक करना पड़ता है। अगर मैं इसको सीएफ में अगर चेक करता हूं यहाँ पे, तो ये आया 24.5, किस में आएगा, इसमें आएगा ना, इसमें भी आएगा, लेकिन सबसे पहले किस में आएगा, इसमें तो आ नहीं सकता है, ये सी आपको चेक करना है, तो इसमें, इसीलिए वजह से इसका लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और n/2 जैसे कि आप देख रहे हैं कितना मैंने लाया, 24.5। अब माइनस सीएफ मैंने अभी बताया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि क्या लेना पड़ता है, प्रीसीडिंग, जो टारगेट होता है ना उसके पहले वाला लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 11, अब बाय फ्रीक्वेंसी कौन सा लेना होगा, यही वाला लेना पड़ेगा, जो कि टारगेट वाला, ये वाला 15 ले लो। उसके क्लास साइज कितना हुआ, इसके बीच में 15 से 20 के बीच में कितना का डिफरेंस हुआ, तो 5, तो यहाँ पे 5 ले लो। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्लास साइज हो गया 5, लोअर लिमिट हो गया यहाँ पे 15 हो गया। ठीक है, सीएफ में लेना पड़ेगा आपको 11, जो कि प्रीसीडिंग जो है ना लेना पड़ता है, प्रीसीडिंग ऑफ सीएफ। ठीक है, ये लेना पड़ता है, ये आपको ध्यान रहे। अब इसको कर लेना है कैलकुलेशंस, तो निकल के आ जाएगा मीडियन कितना है मेरा, मीडियन कितना है, तो 15 हो गया प्लस, अब इसको हम लोग को फटाफट क्या करना होगा, कैलकुलेशंस। चलो कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया बच्चा, क्या दिया गया, 24.5 माइनस 11, तो आ गया 13.5। अब बाय में यहाँ पे 15 इंटू है 5, तो पहले 5 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5, तो यहाँ पे 15, अब प्लस में यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया था 67.5, अब बाय में 15। तो जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूँ 15 से, तो लगभग में आ रहा है 15 प्लस 4.5 इक्वल्स टू 19.5। यही होगा आपका मीडियन। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो टारगेट लिए है ना, ये टारगेट 15 से 20, तो हमेशा इसी के बीच मेरा आंसर आता ही आता है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, कौन सा नहीं आया, मुझे कमेंट करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर है कौन सा, सर्कल का। इन फिगर सर्कल्स बोले, यहाँ पे जो आप देख रहे हो भैया, बोला कि इन फिगर सर्कल्स, तो यहाँ पे दो सर्कल्स दिया हुआ, एक दिया है ओ प्राइम के हिसाब, जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है आपको ये वाला दिख रहा है, और एक जो है ना बड़ा सा सर्कल दिख रहा है, लार्ज में दिख रहा होगा। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा अगर और मैं इसको अगर मैं लार्ज कर लूं तो आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे प्रूफ करना ये है, जो बोला कि यहाँ पे जो दोनों सर्कल एक दूसरे को टच तो कर रहा है, जो भी पहला सर्कल होगा उसका रेडियस जो आर है, दूसरे सर्कल के रेडियस के हाफ, मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक जो भी है, अब इसके हाफ करेंगे तभी तो भैया इस सर्कल का अगर बातें करें ये रेडियस कहलाएगा, है ना, ऐसा गिवन दिया हुआ है। ठीक है, इंटरनली टच कर रहा है पॉइंट ए एंड बी, बोला कि कॉर्ड दिया गया। अब बोला कि इंटरसेक्टिंग हो रहा है, दोनों यहाँ पे आप देख सकते हो ये टच कर रहे हैं। इंटरसेक्ट मतलब क्या, यहाँ पे एक जो सर्कल नजर आ रहा है,
एक बड़ा सा सर्कल ऐसे करके नजर आ रहा है और एक यहीं पे ऐसे करके टच करा रहा है, ऐसे करके दिख रहा होगा। अब यहाँ पे ऐसा होने के बाद प्रूफ करना है जो AC बराबर में CB होना चाहिए। ये जो AC है ना, इसके बराबर में CB होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग क्या करो, इसको थोड़ा ध्यान देखो, ऐसे करके ऐसे एक ट्राइंगल की तरह इसको बना दो, ठीक है। अब जैसे इसको मैं बना दिया तो हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन दिया गया सीधा सीधा ये आपका गिवन रहा, आप इसको चाहो तो लिख सकते हो। मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ इन ट्राइंगल लेके, ठीक है। तो इन ट्राइंगल अगर मैं बात करूँ AOC का, अगर बात करूँ AOC, और दूसरा ट्राइंगल अगर मैं बात करूँ, अच्छा प्रूफ क्या करना है, ये तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है, जो AC बराबर में आपको प्रूफ करना है BC या C प्रूफ करना है, नजर आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे अगर ट्राइंगल दूसरा ले लूं, यहाँ पे BOC, जैसे नजर आ रहा है BOC। अब ये दोनों ट्राइंगल को अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो पूरा एक लार्ज सर्कल की वजह से अगर देखो तो यहाँ पे सेंटर बना रहा था, मतलब रेडियस OA, तो यहाँ पे OA जो होगा वो OB के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे रेडियाई लिख सकते हैं, ये रेडियस की वजह से ऐसा होगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप देखो OC जो नजर आएगा बच्चा, OC दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉमन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे अगर ये कॉर्ड है, ये भी क्या है आपका कॉर्ड, और इस सेंटर से जब ऐसे करके आता है तो क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे एंगल अगर बनाओ तो OCA बराबर में एंगल OCB, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉर्ड पे क्या कर रहा है, कॉर्ड पे बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं है कि नहीं है। तो सिंपल से भाषा में लिख देता हूं। अब यहाँ पे तीन बातें हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल की अगर बातें करें, जो ट्राइंगल AOC है वो मैं कर लिया यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट BOC का, और बाय किससे कर दूं, तो चलो यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, सर्कल बना रहा है, इसको RHS से कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बनेगा, साइड एंगल साइड से भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको प्रूफ कर दिया तो बाकी बात बचा, देखो कहानी खत्म हो गया। जब आप इस ट्राइंगल की आपने बात करा, जैसे आपने इस ट्राइंगल की अगर बात करा तो ये ट्राइंगल प्रूफ हुआ, तो इसका मतलब ये जो होगा, इसको अगर CP CT से कर दो तो कोई दिक्कत होगा नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ जो AC जो होगा, AC जो हो रहा है यहाँ पे AC बराबर में होगा BC, किसके वजह से, तो CP CT से हो जाएगा, कहानी खत्म। बस इतनी सी बात आपको कर लेनी, कॉमन लिखा हुआ है, ठीक है। बस इतनी सी बात करना, बाकी सब कुछ गिवन है, उसके मुझे उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, बस ट्रायंगल को लेके मुझे दिखा देना था, ठीक है। और कोई आइडिया हो आपको तो आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वॉल्यूम सरफेस से दे दिया गया, बोला गया सॉलिड वुडन टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। तो बोला गया एक सॉलिड वुडन टॉय है जो कि हेमिस्फीयर से बना, इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। हेमिस्फीयर जो कि सरमाउंटेड है उसके कोन, तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए जो कुछ ऐसे करके ये हेमिस्फीयर होता है, और इस पे बोला गया एक कोन को बना दिया गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब बोला गया यहाँ पे सेम रेडियस है इसका, वैसे तो रेडियस तो हबे करेगा सेम, ऐसे करके जो बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है तो सेम रेडियस है। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर लिखा हुआ है कितना, 3.5। तो यहाँ पे अगर मैं हेमिस्फीयर के लिए बात करूं तो HM लिख देता हूँ, ठीक है। इसको बनाने का तरीका है, जो गिवन दिया गया पहले इसको लिखो। तो हेमिस्फीयर, HM का मतलब क्या, हेमिस्फीयर। अगर मैं हेमिस्फीयर के अगर लिख रहा हूं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं रेडियस। अब रेडियस या जो दिया गया है वो दिया गया 3.5, वैसे मालूम होना चाहिए जितना हेमिस्फीयर का रेडियस होगा उतना ही किसका होगा, कोन का भी होगा। अब बोला गया एंड टोटल वुड का जो दिया गया, ये जो ट्राई है, ये जो मान लो ट्राई दिया गया ना, टोटल मतलब यहाँ पे ये जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बातें करें और वॉल्यूम ऑफ अगर बातें करें यहाँ पे इसका कोन का, ये दोनों एक साथ चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे ऐसे लिखो, गिवन के हिसाब से दिया गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है आपके पास, तो टॉय, ठीक है। अब जो कि दिया गया है वो कितना दी, 166 होल 5/6 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं बच्चा, इसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टॉय, तो सॉलिड टॉय में क्या है, एक आपका वॉल्यूम ऑफ हो जाएगा कोन, ये कैसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ अगर कहें तो HM मतलब हेमिस्फीयर, ये दोनों मिला के दिया हुआ 166 होल 5/6।
अब वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब वॉल्यूम ऑफ अगर हेमिस्फीयर की बात करें 2/3 पाई आर क्यू होता है ना। अब इक्वल्स टू 166 मतलब होल अब बाय में 6 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशंस के हिसाब से होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रफली अगर लिख लूं तो कैसे लिख सकता हूँ 2/3, वैसे भी तो बात बराबर बनेगा ना, तो इसको ऐसे लिखता हूँ पाइस में भी है पाइस में भी है, तो मैं यहाँ पे 1/3 कोई दिक्कत नहीं, 1/3 ले लेता हूँ, पाई भी ले लेता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर आर क्यूब के हिसाब से कॉमन आ जाए, फिर यहाँ पे क्या बचेगा एच प्लस में बचेगा 2r बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर मैं यहाँ पे लेकर अगर चलूँ, जो तोड़ते हैं तोड़ने के बाद पता चलेगा, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ भैया, कितना आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 36 हो जाएगा, 5 41, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो आएगा मिक्स फ्रैक्शन। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको मुझे तोड़ना है तो 166 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसमें जोड़ लेते हैं 5, तो मतलब 1001/6 आ गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आराम से बन जाएगा, तो 1/3 पाई का वैल्यू आप चाहो तो ले सकते हो कितना, तो 22/7 लो, या जितना लेना है ले सकते हो, 22/7 ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पे कॉमन दिया गया था, देखो रेडियस जो दिया गया था, जो एचएम का जो रेडियस दिया गया था वही अगर कहें तो आपका कोण का भी दिया गया था, लिखा हुआ था ना, तो जो रेडियस होगा वो दोनों बराबर होगा, ये एचएम का जो रेडियस होगा वो कोण के रेडियस के बराबर होगा, ऐसा दिया हुआ था। इसी वजह से मैंने यहाँ पे ऐसा कॉमन लेके बनाया, ठीक है ना, ये जो कॉमन लिए ना आर स्क्वायर, इसी वजह से। अगर मान लीजिए नहीं दिया हुआ था रहता रेडियस दोनों का अलग अलग होता, दोनों अलग अलग फिर लेके सॉल्व करते, ठीक है। तो यहाँ पे आर, तो आर जो दिया गया 3.5 दिया गया, 3.5 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यहाँ पर एच, तो h की बातें तो है नहीं, तो मुझे फाइंड द हाइट निकालना ही है, तो h हो जाएगा, और r तो 2 तो यहाँ पर रखेंगे, into हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1001 अब बाय में 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से मैं इसको 11 कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बाकी रह गया, तो बाकी तो ऐसा कुछ नजर तो नहीं रह गया, अब अपने हिसाब से इसको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कैलकुलेशंस किया, इसको इससे कटा दिया तो 2, और 2 को मैंने इससे कटा दिया तो हो जाएगा 11। अगर मैं इसको 2 से अगर नहीं कटाऊं तो एक उपाय है, पता है क्या है, अब यहाँ पे क्या करो, ये फिर से आ गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं, चलो मल्टीप्लाई कर ले, क्या दिक्कत है। चलो भैया अब इसको क्या करता हूं, 11 को मल्टीप्लाई करता हूं 3.5 से, तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 3.5, और उसके बाद इसको 3 से डिवाइड कर लो, तो 3 से डिवाइड किया बहुत ज़्यादा ही आ गया, तो ऐसा करते हैं इस 3 से इसको कटा देते तो हो जाएगा 2, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो मल्टीप्लाई किया था वो कितना था, तो 38 पॉइंट, तो चलो इसको लिखते हैं 38.5, फिर यहाँ पे h प्लस इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 7। अब यहाँ पे 1001 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो 500.5, तो 3 दूना 6 कटा सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 38.5 से, बिल्कुल कर सकता हूँ, इसको इससे कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म है ना, इसी वजह से, तो h प्लस 7, बाकी बात आप लोग कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो यार। अब यहाँ पे h इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 7 इक्वल टू 6, तो आई होप मुझे लग रहा है यहाँ पे हाइट जो निकल का आएगा वो निकल का आएगा 6, आप लोग खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब यहाँ बचा, ये तो मैंने निकाल दिया, अब क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, बोला गया यहाँ पे फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फीयर। अगर हेमिस्फीयर के पेंटिंग की अगर बातें कर रहा है तो मुझे यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि हेमिस्फीयर ये है, इसको बोला गया, ये हेमिस्फीयर है, इसको बोला गया पेंटिंग करना है, ऐसे करके पेंट करना है। अगर ऐसे पेंट करना है तो मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा सेकेंड फेज में CSA ऑफ HM, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 2, पाई की वैल्यू 22/7, r तो 3.5 है, इसको 3.5 से 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
अब जैसे मैंने किया इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, इसको ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 से करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके 77 लगभग में आ जाएगा, देख लेते हैं फिर भी। 22 इंटू 3.5, यस 77 आ गया। ये सेंटीमीटर में दिया गया, मीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको बोला गया था कॉस्ट कितना लगेगा, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी लिखा हुआ है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कॉस्ट ऑफ जो पेंटिंग होगा बच्चा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, उसको आपको कुछ नहीं करना है, 77 को 77 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो यार, तो रुपीज निकल के आ जाएगा, 770 निकल के आ जाएगा। बस यही करना था, यही करना था आपको इसमें, ठीक है। तो यही, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ गया आपका वॉल्यूम एंड सरफेस का ही है। लिखा यहाँ पे ये है, इन द फिगर जो दिया गया आपको दिख रहा होगा, डेकोरेटिव ब्लॉक्स दिया हुआ है, इसमें बोला गया 2 सॉलिड क्यूब्स दिया गया, हेमिस्फीयर यहाँ पे जुड़ा हुआ है। द बेस ऑफ ब्लॉक इज दिया हुआ क्यू ऑफ 6, मतलब इसका साइड दिया हुआ, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ ये बताओ बच्चा, अगर मैं इसको अगर बनाऊं तो इसका अगर बात करें बेस जो दिया 6, अब क्या है ना, ये क्यूब शेप में, ये जो ब्लॉक है कैसा है, क्यूब। तो क्यूब का अगर टीएसए की बात करते कितना होता है, 6a स्क्वायर होता है। और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया की बात करते कितना होता है, 2 पाई स्क्वायर होता है। लेकिन बोला कि इस पे रखा हुआ है, अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे करके रखा हुआ है तो इसका नीचे का जो पार्ट होगा वो उसी पे चिपका हुआ रहेगा, तो उसको तो पेंट नहीं करना पड़ता है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको बेस को माइनस करना पड़ेगा, तभी जो है ना फाइनल टोटल सरफेस एरिया हम इस ब्लॉक का निकाल सकते हैं। तो टोटल अगर मुझे निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इसका जो निकलेगा वो निकल के आएगा हम लोग का इसका टीएसए ऑफ क्यूब, ठीक है। अब प्लस में यहाँ पे आ जाएगा सीएसए ऑफ कोन, और माइनस हो जाएगा बेस एरिया, माइनस एरिया मतलब बेस एरिया लिख देते हैं सीधा, ठीक है। बेस एरिया, बेस एरिया मतलब क्या, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि वो हेमिस्फीयर रख दिया हुआ है, इसी वजह से ऐसा कहानी बना। बात समझ में आया। जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक क्यूब है, सॉलिड क्यूब है, तो उसका टीएसए क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है ना। तो चलो यहाँ पे 6a स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे एक रखा हुआ है हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का सीएसए, क्योंकि पेंटिंग करने के लिए अगर जैसे साफ साफ लिखा है टोटल सरफेस निकालना है, तो पहले अगर क्यूब का फिर हेमिस्फीयर का जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया तो निकल ही जाएगा। अब इसमें अगर जोड़ देते हैं हेमिस्फीयर का सीएसए तो 2 पाई स्क्वायर। लेकिन मैंने बोला यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर है और उसमें कोई ऐसे करके रख दिया जाएगा तो इसका जो बेस एरिया ये वाला वो तो कवर हो जाएगा ना, तो बाकी बात तो ऐसे करके बातें होगा, कुछ इस तरीके से बातें हो सकता है, ये तो इसका गायब हो जाएगा। इसी वजह से इसको माइनस करना पड़ेगा। बेस मतलब क्या, जो हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर जब कुछ इस तरीके से अगर मैं बात कर लो, अगर बना हुआ होता है, हेमिस्फीयर ऐसे बना होता है ना, जो कि क्या होता है सर्कल फेस में होता है, ये जिसका अगर बात करो कैसा होता है सर्कल फेस में होता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, पाई स्क्वायर। इसी वजह से यहाँ पे पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब ये 6x स्क्वायर तो होबे करेगा, तो यहाँ पे इसका साइड भी अगर कहें तो 6 ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 का यहाँ पे बनेगा स्क्वायर, बनेगा ना, तो यहाँ पे 6a स्क्वायर, तो 6 का यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना। अब उसके बाद अगर मान लीजिए प्लस यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर दिया गया, तो एक लाइन आप चाहो तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। वो क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर करते हैं 6 स्क्वायर तो लिखवे करेंगे, एक बेस मैंने ये बोला भाई 2 पाई स्क्वायर में से पाई स्क्वायर चला गया तो क्या बचेगा, पाई स्क्वायर ही बचेगा ना। अब यहाँ पे 6a मतलब इसका साइड कितना दिया था, मैंने बोला था यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो 6 इसका साइड दिया हुआ है ना। साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, a, साइड आपका दिया हुआ है 6, ये आपका गिवन के हिसाब से हुआ, ठीक है। और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया भैया, तो रेडियस में दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, डायमीटर। तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.5/2, तभी तो आपका निकल आएगा, ये डायमीटर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करो 6, और यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 22/7, और r का मतलब यहाँ पे माना जाएगा 3.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो दिया हुआ है डायमीटर। तो 3.5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा,
ये मल्टीप्लाई के फॉर्म है ना, 2 से इसको डिवाइड करते तो 11 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा भैया, 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे कितना, 6 का स्क्वायर 36, और 36 को मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा 216, अब प्लस 11 को मल्टीप्लाई किए थे 30.8 आया था, 11 इंटू 3.5 तो 38.5 और डिवाइडेड बाय 2 टू जा 4, 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 पॉइंट आ रहा है 625। अब इसको अगर जोड़ लिया जाए तो जोड़ने पे कितना आ रहा है, जोड़ने पे 216 पॉइंट, अगर 216 पॉइंट नहीं सिर्फ 216 है तो आ रहा है भैया 225.625। आई थिंक यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो बस यही कह रहा था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा ताकि जल्दी बन जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया हो भैया, चलो यहाँ पे जो दिया हुआ है द टेंजेंट ऑफ पॉइंट ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ दिया हुआ इंटरसेक्ट द डायमीटर पी क्यू ऑफ द सर्कल व्हेन एक्सटेंड बोला एट द पॉइंट ऑफ बी, तो बी में एक्सटेंड किया। अगर मुझे बी ए क्यू दिया हुआ है, गिवन जो दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। गिवन जो दिया गया बच्चा वो क्या दिया हुआ है, एंगल बी ए क्यू इक्वल टू कितना दिया है 105 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, आपको एंगल ए पी क्यू फाइंड करने हैं। अगर मैं बात कर लूं बच्चा यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर एक्सटेंड कर लिया जाए, इसको एक्सटेंड में अगर कर लूं कंस्ट्रक्शन के हिसाब से या सीधा सीधा खींच लूं यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे करके तो कोई दिक्कत होगा नहीं ना। तो ये मान लीजिए आपका बी है, ये ए है, और इसको थोड़ा एक्सटेंड करके आप ऐसे करके देखो, राइट में कर देता हूँ फॉर्मूला को। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ तक लेकर, यहाँ तक ले गए और ऐसे करके जा रहा है, ये सेंटर है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ये क्या है हम लोग का ए है, ये है ना, और ऐसे करके चलो बढ़ाते चले, कोई दिक्कत नहीं होगा नहीं ना। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ ये क्या लिखा हुआ भाई, जो एंगल दिया गया, ये जो एंगल दिया गया है बी ए क्यू वो कितना डिग्री दिया है 105 दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। तो आपने इसको बढ़ाया और ये वाला एंगल दिया हुआ है 105 ऐसे करके। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये 105 इतना दिया हुआ है, ठीक है ना, इतना ही दिया हुआ है, बस ये इतना दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन अगर मान के बनाऊं, ठीक है ना, बी ए, चलो इसको थोड़ा सा और अगर एक्सटेंड कर ही लिए तो बी ए इसको सी मान लो थोड़ा देर के लिए। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट ये बी ए सी क्या है, बी ए सी इज स्ट्रेट लाइन। चलो ठीक है, अब ये अगर स्ट्रेट लाइन अगर हुआ बच्चा, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता है तो आपको देखो ये एंगल जो हम इसको ऐसे करके लिख देंगे समझ में आ जाएगा बी ए क्यू, तो बी ए क्यू ठीक है। अब प्लस में वैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं था, मैंने ये खुद से लिया, तो इसको लिख सकते हैं सी ए क्यू। ठीक है, तो एंगल सी ए क्यू इसको अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। किसके वजह से, तो लीनियर पेयर की वजह से। होगा कि नहीं होगा, अगर स्ट्रेट लाइन है तो अगर इस एंगल को और इस एंगल को अगर जोड़ दूं तो 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो बी ए क्यू तो दिया हुआ 105 डिग्री, अब प्लस में यहाँ पे एंगल सी ए क्यू की अगर मैं बात करूं जो कि 180 डिग्री के हिसाब से है, तो एंगल सी ए क्यू जो होगा वो 180 डिग्री अब माइनस 105 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल सी ए क्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 75 डिग्री होगा ना। अब ये 75 डिग्री हुआ तो अब हम लोग क्या करते हैं, मुझे निकालने के लिए क्या बोला गया ए पी क्यू, हमको तो ये निकालना है ना। तो इसको निकालने के लिए ए पी क्यू मतलब आपको ये एंगल निकालना है ना। अगर आपको ये एंगल अगर निकालना है तो ये एंगल जो दिख रहा है और ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट सेगमेंट से बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल यहाँ पे सी ए क्यू बराबर में लिख देते हैं एंगल ए पी क्यू, और इसका जो रीजन से बचा वो सीधा सीधा मैंने अभी बताया ऑल्टरनेट सेगमेंट एक थ्योरम्स होता है, उसी वजह से ये बराबर होता है। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट की वजह से ये बराबर होगा। तो सी ए क्यू मैंने बोला 75 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल ए पी क्यू जो भी होगा वो भी आपका 75 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये किससे मैंने दिखा दिया, ऑल्टरनेट सेगमेंट से। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सर्कल का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा खास है, यूनिक है,
और बहुत बार क्वेश्चन ये पीआई की क्वेश्चंस में दिया गया है। यहाँ बोला गया 2 टेंजेंट दिया गया, तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करो, एक सर्कल लिया, फिर यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया, फिर यहाँ पे टेंजेंट बनाया, सेंटर बनाया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलो ऐसे करके ज्वाइन कर दो, फिर ऐसे कर दो और ऐसे ऐसे कुछ दिया हुआ है। अब ये क्या लिखा हुआ है, 2 टेंजेंट है टीपी एंड टी क्यू, मतलब टी बाहर होगा और पी यहाँ पे होगा और क्यू यहाँ पे होगा। चलो ठीक है। अब जैसे कि मालूम होना चाहिए बच्चा, ये जो पूरा होता है 90 डिग्री होता है, ये पूरा होता है 90 डिग्री होता है, ऐसा फिगर बनेगा। लेकिन मैंने यहाँ से ये जो है ना खुद से ज्वाइन कर लिया, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ जो कंस्ट्रक्ट जो किया हूं मैं, वो ये ज्वाइन मैंने कर लिया, ओ क्यू को कर लिया, ठीक है, ओ क्यू को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। बस इतनी सी बात है, बाकी इतना आपको गिवन लेगा। आपको ज्यादा इसे परेशान होने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। आपको जैसे मालूम होना चाहिए, अगर OP बराबर में OQ होगा कि नहीं होगा, रेडियस की वजह से क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो अगर यहाँ पे अगर आप लिखते हो इन ट्राइंगल के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, 2 प्रूफ में पहले लिख देते हैं। तो 2 प्रूफ में क्या बोला गया एंगल PTQ जो होगा ना, वो बराबर हो जाना चाहिए 2 टाइम्स एंगल OPQ का, ऐसे बराबर हो जाना चाहिए, ऐसे प्रूफ करने के लिए बोला है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं बच्चा, हम लोग आते हैं इन ट्राइंगल POQ पे आते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इतना सा बात अगर समझा दो, अगर ये साइड अगर बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा x, अगर मान के चलते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर लेट कर लो, अगर ये x हुआ तो ये भी x होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों साइड क्या है, बराबर। तो इसको मैं यहाँ से इस तरीके से आते हैं, पहले यहाँ से लिख के दिखाते हैं। अगर इन ट्राइंगल में आते हैं, इन ट्राइंगल ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल POQ। तो POQ में जब आते हो बच्चा, तो OP बराबर में यहाँ पे OQ हो जाएगा, क्योंकि रेडियस है, ठीक है ना। इसको लिख देते हैं रेडिया की वजह से, ठीक है। और जैसे हुआ इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, एंगल POQ नहीं, OPQ, ऐसे करके OPQ। तो OPQ जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल PQO का, होगा कि नहीं होगा। तो अब इस सबको क्या मान लो, x, ठीक है, दोनों एंगल को क्या मान लिया मैंने, x। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे क्या करो, एंगल के हिसाब से चलते हैं, अब इसको जोड़ो। तो एंगल POQ अब प्लस में एंगल OPQ अब प्लस में एंगल PQO इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। अब जैसे ही 180 डिग्री हुआ तो हम लोग को पता होना चाहिए ये जो पूरा एंगल क्या बोलते हैं, ये क्या है, x है, और ये क्या है, x है। तो यहाँ पे आ जाएगा x POQ, अच्छा POQ नहीं है x, ये सिर्फ ऐसे है। तो POQ अब प्लस में ये एंगल क्या है, x, ये दोनों एंगल x लिख दिए, 180 डिग्री ऐसे लिख देते हैं। इसको जोड़ लिया जाए तो बनेगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं सिंपल सी भाषा में, वो ये, जब मैं चाहता हूं यहाँ पे POQ बराबर में यहाँ पे आ जाएगा आपका 180 डिग्री, और x प्लस x कितना हुआ, 2x हुआ, उधर लेके चले जाओ तो माइनस में आ जाएगा 2x। इसको आप ऐसे रहने दो, ठीक है, आप इसको ऐसे रहने दो। नाउ यहाँ पे आ जाओ इन क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल की बातें करें, देखो TPOQ ऐसे करके लिखो, TPOQ ऐसे करके मैंने लिया। और जैसे इस तरीके से अगर मैं बातें किया बच्चा, तो देखो आप क्या होगा, अब क्वाड्रिलेटरल में जो सम होता है कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसको ऐसे लिखो, एंगल ये TPQ ऐसे करके लिख लेते हैं, PTQ, ठीक है। उसका TPO, तो यहाँ पे लिख दो एंगल TPO, अब प्लस यहाँ पे POQ, तो यहाँ पे लिखो एंगल POQ, फिर प्लस लिखो यहाँ पे OQT या TQO, तो एंगल यहाँ पे लिख देते हैं OQT, और इक्वल टू 360 डिग्री होता है, क्योंकि ये सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है ना। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ रफ लिखा। अब यहाँ पे आप ये तो सम कर दिया, PTQ, तो आपको PTQ कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख दो PTQ, थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, एंगल PTQ ऐसे रख दो। और जैसे देखो TPO, तो TPO जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका OP टेंजेंट की वजह से, किसकी वजह से आता है, टेंजेंट की वजह से यहाँ पे होगा। तो एंगल हम लिखिए देते हैं जो TPO, अरे यार यहाँ पे
अब पी ओ जो होगा वो 90 डिग्री होगा और एंगल टी क्यू ओ ये भी 90 डिग्री होगा। किसकी वजह से? तो टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है इसके वजह से। होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग यहाँ पे इसके जगह पे और इसके जगह पे हम इसके जगह पे नहीं इसके जगह पे यहाँ पे लिख लेते हैं 90 डिग्री और प्लस यहाँ पे एंगल पी ओ क्यू और प्लस में यहाँ पे 90 डिग्री और इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे एंगल पी टी क्यू ऐसे रहने दो, 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा और प्लस में पीओ क्यू। तो पीओ क्यू देखो यहाँ पे ये क्या लिखे हैं 180, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से 180 और माइनस 2x हो जाएगा और इक्वल टू में कितना है 360 डिग्री। अब देखो बच्चा अगर 180 प्लस में देखो जोड़ेंगे 360 होगा, 180 कितना आ जाएगा 360 और 360 अगर उधर लेके जाएंगे इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ यहाँ पे क्या बाकी है पी टी क्यू और माइनस 2x बचेगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं पी टी क्यू अब इक्वल टू में अगर लिख दूं यहाँ पे 2x, ये माइनस में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x। अब गौर से देखो पी टी क्यू अब यहाँ पे 2 रख दो कोई दिक्कत नहीं है। अब x की बात करें तो मैंने x किसको किसको बोला है ओ पी क्यू बोला है और पी क्यू ओ को मैंने x बोला। मुझे चाहिए क्या ओ पी क्यू, तो मैं यहाँ पे इस x जगह पे चाहे तो ओ पी क्यू रखूं या पी क्यू रखूं, वो सब जो है ना डबल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे ओ पी क्यू रख दो, हो गया आपका, ये बन गया। यही करना था। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? आपको अगर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें किस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बैग कंटेन्स 15, तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं भैया। बोला गया एक बैग है जिसमें 15 व्हाइट है, तो चलो यहाँ पे लिखो व्हाइट कितना लिखा हुआ है 15। एंड बोला गया सम ब्लैक बॉल, इसका मतलब ब्लैक नहीं पता है, तो ब्लैक को चलो मान लो x, ठीक है, नहीं मालूम है तो लेट कर लेते हैं, कोई ज्यादा यहाँ पे ऐसा नहीं है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज ट्वाइस दैट ऑफ ड्रॉइंग। अच्छा बताओ यहाँ बच्चा पहले टोटल अगर आउटकम निकालें, टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम कितना निकल के आ जाएगा? अगर व्हाइट प्लस ब्लैक अगर करें तो मतलब 15 प्लस क्या बनेगा x, यही नहीं बनेगा, ये हो टोटल आउटकम। आप बोला कि यहाँ पे आप क्वेश्चंस पे आते हैं, लिखा फ्रॉम द बैग ट्राइज द ड्राइंग ऑफ व्हाइट बॉल, लिखा इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल को अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो ब्लैक बॉल क्या है? अब अकॉर्डिंग टू सीधा लिख देता हूं क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्या लिखा ब्लैक बॉल को अगर ड्रॉ कर रहा हूं तो x, इसका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा 15 प्लस x, ये ब्लैक बॉल है। अब लिखा यहाँ पे जब ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग इज का मतलब क्या होगा यहाँ पे इक्वल, अब लिखा हुआ थ्राइस होगा, थ्राइस दैट ऑफ ड्राइंग ऑफ व्हाइट बॉल, तो थ्राइस व्हाइट बॉल कितना है? तो व्हाइट बॉल है 15, ठीक है, व्हाइट बॉल 15 है, तो थ्राइस यहाँ पे अगर करते हैं तो 15, तो क्या करें भैया 15 तो हबे करेगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस में x, टोटल तो फेवरेबल करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो बाकी बात ये तो कहानी है, तो इसको इससे अगर मैं कैंसिल अगर कर लेता हूं तो कितना आंसर हो जाएगा भाई? सीधी सी बात है, इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए तो x और 15 को 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें बैग में जो बोला गया 15 व्हाइट बॉल है, तो 15 में टोटल होना चाहिए। अब बोला गया थ्राइस, तो थ्राइस ड्रॉइंग द व्हाइट बॉल, तो ठीक तो है, 15 यहाँ पे लेके रखते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्लैक बॉल है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, वो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो क्योंकि थ्राइस भी तो लिखा हुआ था, तो ठीक है। यहाँ पे आप लोग बताना कमेंट में मेरा आंसर सही है या गलत है। तो ब्लैक जो है ना आपका 45 यहाँ पे आ गया, 45 बॉल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी प्रोबेबिलिटी का है और यहाँ पे लिखा हुआ है, गेम चांसेस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग एरो ऑफ 3 सर्कुलर ब्रॉड डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स में दिया हुआ है, 4 नहीं है 8 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 इक्वल दे, 1 से लेकर 8 तक की बातें करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? टोटल आउटकम कितना हो जाएगा भैया? तो टोटल आउटकम की अगर मैं बात करूं, यहीं पे मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो टोटल आउटकम मैं बस आपको समझा रहा हूं, ध्यान रखो। तो टोटल आउटकम कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये गिवन में अब एक एक करके यहां से आपको निकाल के समझा देता हूं।
बोला कि 8 पार्ट्स में दिया गया जो कि 1 से लेकर 8 तक दिया फिगर आप देख सकते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम्स दिया हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एरो ऑफ पॉइंट। चलो पहला बोला गया ऑड नंबर, तो पहली बात बताओ ऑड नंबर किसको बोलोगे यहाँ पे, ऑड नंबर 1 को भी बोलोगे, ठीक है ना, 3 को भी बोलोगे, 5 को भी बोलोगे और 7 को बोलोगे। 1 2 3 4 कितने हुए इसका 4। तो यहाँ पे इसका जो बनाओगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर के लिए अगर बात करें कितना हुआ 4 और टोटल आउटकम कितना है 8, इसको सिंपलिस्ट कर दो तो 1/2। चलो दूसरा क्या बोला गया है, अ नंबर ग्रेटर देन 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन 3, ठीक है, सिंपल सा लिख देते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 मैंने ये ब्रैकेट में लिख लिया। अब बताओ 1 से लेकर 8 तक में 3 से ज्यादा कितने नंबर है, तो यहां से 3 तक छोड़ दो तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 को, तो यहाँ पे फेवर हो जाएगा 5 और आउटकम टोटल कितना है 8, ठीक है। तीसरा क्या बोला यहाँ पे, अ नंबर लेस देन 9, तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन, ठीक है, लेस देन कितना बोला गया 9, तो 9 से यहाँ पे लेस देन कितना है 8 में होगा भैया, 9 से मतलब बोला गया कम, तो 8 तक तो जा ही सकता है ना, तो यहाँ इसी वजह से हो जाएगा 8 को और 8/8 कैंसिल हो जाएगा तो 1, बस हो गया। यही आपको क्या करना था, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना था। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बोला गया द सम ऑफ द सेकेंड टर्म एंड सेवन टर्म, ठीक है, तो सॉल्यूशन के हिसाब से देख लेते हैं। द सम ऑफ द सेकेंड टर्म, तो इसको बोलते हैं ए, सेकेंड टर्म ऐसे लिख सकते हैं A2, और फिर लिखा है यहाँ पे सेवंथ टर्म, तो A7, इसका सम कितना लिखा हुआ है 30 लिखा हुआ है। चलो अब आगे लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है 15 टर्म जो होगा, जो 15 टर्म जो होगा वो लिखा हुआ है लेस देन होगा ट्वाइस ऑफ 8 टर्म, तो यहाँ पे 8 टर्म का ट्वाइस कर लिए और बोला कि एक कम करना है, ये बोला है, और फिर इसका एपी निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करना शुरू करें तो A2 को क्या लिख सकते हैं A+D लिख सकते हैं, फिर A7 को क्या लिख सकते हैं A+6D लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 30D, A+A कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा और 6D+D कितना हो जाएगा 7D हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 30D। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां से A15 को क्या लिख सकते हैं, A15 को क्या लिख सकते हैं A+14D लिख सकते हैं, और यहाँ पे ट्वाइस बोला गया था तो 8D को हम लोग लिख सकते हैं A+7D, मतलब 8 टर्म को क्या लिख सकते हैं घटा के लिखते हैं ना, तो यहाँ पे 7D हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व किया जाए 1 + 14D होगा। अब A को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ हो जाएगा 2A, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो हो जाएगा 14D, अब -1। अब 2A ऐसे तो नेगेटिव में चला गया तो कोई दिक्कत है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही बना लेते हैं। अच्छा 14D से 14D तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल है कि नहीं है। अच्छा ये कहां से आया है आपको बात समझ में आया ना, ये यहां से मैंने लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 15 = 2 टाइम्स यहाँ पे A8 और -1 ऐसे करके लिखा। इसको कहां से लिखा मैंने ऐसे करके लिखा A2 + A7, बात समझ में आ गया। मैंने इसको ऐसे लिखा और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं ना, वैसे तो हम समझा दिए थे क्या लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद ऐसे हुआ कैंसिल हो गया, 2A हुआ तो यहाँ बचेगा A, अब बचेगा यहाँ पे -1, इधर बचेगा 0। आई होप यही होना चाहिए। 14D पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 2 है ये पॉजिटिव में उधर जाकर घट जाएगा, एक बचेगा, अब बचेगा -1, अब A = हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका आंसर, A का वैल्यू यही होगा। अब यहाँ पे जब इस तरीके से अगर होता है A का निकल के आ गया, नाउ आपको क्या करना है पुट करना है, पुट A = 1 इन इक्वेशन। चलो इन इक्वेशन, चलो फर्स्ट इक्वेशन मान लेते, माने है ना यहाँ पे, तो 2, अच्छा ये भी तो DA है, ये कैसे हो गया भाई, D कैसे हो गया, A और A तो 2N हो जाएगा, A और A 2A हो जाएगा, 6D + D 7D। चलो ठीक है भाई, थोड़ा बहुत होता है। तो यहाँ पे 2A प्लस में 7D = यहाँ पे 30, तो 2 × 1 प्लस में 7D = यहाँ पे 30 मैंने किया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेरा A ही आया है और तो कोई लफड़ा तो नहीं नजर आ रहा भैया, ट्वाइस मैंने कर दिया 7D है 8 टर्म का हिसाब से, तो 8 यहाँ पे 2A हो जाएगा 14, 7D तो 7 × 2 = 14D माइनस यहाँ पे बोला गया
1। चलो इतना ही ठीक है। अब यहाँ पे जो आया वो आया, मेरा कॉन्सेप्ट जो था इसमें मैंने लगा दिया अपना। चलो अब यहाँ पे 7d इक्वल्स टू 30, अब माइनस अगर 2 करता हूँ तो 7d इक्वल्स टू हो जाएगा 28। लगता है तो है सही बनाए हैं, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो d का वैल्यू मेरा निकल कर आ गया 4। अगर मैं इसका AP का फॉर्म लिखता हूँ तो a प्लस यहाँ पे क्या बनता है भैया, AP इसका क्या बनता है, a प्लस डी, और a प्लस क्या बनता है 2d बनता है। a का मतलब हो जाएगा 1, a का मतलब 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू, अच्छा 2 भी है ना, तो 2 इंटू डी, तो डी मैंने कितना निकाला 4 निकाला, तो 1, 5, 4 2 8, और यहाँ पे बनेगा 19। ठीक है, तो देख लो 1, ये मेरा आंसर आया 1, 5, 9, 1, 5, 9 मेरा यही आ रहा है। आप लोग कमेंट बताना मैंने सही बनाया या गलत बनाया, वैसे मुझे लग रहा है 100% मैं सही बनाता हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज 55। तो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू निकालना है। देखो अगर ये मिसिंग दिया है 55, तो सबसे पहले इसमें से सेलेक्ट करने की बात होता नहीं है। ये 55 अगर दिख रहा है तब बताओ ये 55 किस में आएगा, 55 इसमें कौन से चैनल पे आएगा, कौन से ग्रुप में आएगा। तो मोड जो दिया वो 55 दिया, बताओ 55 किस में आएगा, इसमें आएगा ना, हाँ या ना। 45 से लेकर 60 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा 55, यस सर। अगर ये आया तो आपका यही जो है ना, यही जो होगा ये आपका हो जाएगा F0। ठीक है, अन्यथा ऐसे करो, इसको ऐसे मानो, इसको ऐसे मानो F0 लेके नहीं, आप माने के लिए कुछ मान सकते हो। इसको मान लो यहाँ पे ये हो जाएगा F1, इसको मान लो ये हो जाएगा F0, और इसके अगले वाले नंबर को मान लो ये F2 हुआ। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बचा, अगर फॉर्मूला अगर यूज करते हैं मोड का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट होता है, फिर होता है F1 माइनस F0, अब बाय में होता है यहाँ पे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है H होता है। ये भी सही है। मोड जो दिया गया कितना दिया गया 55 दिया गया, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा लोअर लिमिट क्या होगा ये वाला, क्योंकि टारगेट मैंने इसका किया है तो 45 बनेगा। ठीक है, प्लस F1 कितना होगा तो 15 होगा, F0 कितना हो जाएगा तो A हो जाएगा। ठीक है, अब 2 इंटू F1 कितना है तो F1 है 15 है, माइनस F0 कितना है A है, और F2 कितना है 10 है। ठीक है ना, यही है ना, इनटू क्लास साइज 15 और 45 और 60 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 45 और 60 के बीच में कितना होगा तो होगा 15 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 55 में से अगर 45 को आप इधर पॉजिटिव से घटा देते हैं तो बचेगा आपके पास कितना 10, तो 10 लिख दो। इसको आप लिखो 15 माइनस ए लिख दो। अब यहाँ पे हो जाएगा 30 हो जाएगा, और माइनस 30 प्लस माइनस 10 तो हो जाएगा माइनस 30 माइनस 10 तो माइनस मतलब करने बाद 20, अब माइनस ए हो गया, इंटू हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, मैंने तो इस तरीके से निकाला है, अब देखते हैं बाकी बात क्या निकल के आता है। वैसे तो मुझे लग रहा है सीधा सीधा बना देंगे, एक और तरीका है, पहले इस तरीके से निकाल लेते भैया। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, तो क्या निकल के आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10, उसके बाद यहाँ पे 20 माइनस ए इक्वल्स टू 15 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा यहाँ पे 15 माइनस ए। पहले फर्स्ट इक्वेशंस तो निकाल लें, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन सबसे बहुत जरूरी है यहाँ पे निकालना। जब तक फर्स्ट इक्वेशंस अगर नहीं निकल के आएगा बच्चा तब तक हम आगे की कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले इससे फर्स्ट क्वेश्चंस इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे चलो इसको हटा ही देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हो जाएगा 10 20 माइनस ए इक्वल्स टू 15 माइनस ए, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 15 से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कर ही लो, नहीं तो काट दो, यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 200 माइनस हो जाएगा 10a इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा कितना, 15 को 15 से करा तो हो जाएगा 225, अब माइनस हो जाएगा 15a। चलो ठीक है, अब यहाँ पे बचा 225 है, तो इसको उधर लेके जाते हैं तो इधर बचेगा 25 बचेगा। ठीक है, 225 में से अगर 200 उधर जाएगा तो घट जाएगा ना। अब उसके बाद ये माइनस 10 अगर इसको लेकर आते हैं तो बनेगा
5, क्योंकि 15 यहाँ ये माइनस में इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, तो बचेगा 5a। तो हो तो गया, इसको इससे कटा दो तो a का वैल्यू कितना आ गया 5, 5 25, 25 एक आ गया। अभी बना नहीं क्योंकि आपको a और b दोनों निकालना था। अब यहाँ पे जिसका सम दिया गया कितना दिया गया, इसका सम कितना दिया गया 51। अब इसको जोड़ो तो 6 + 7 + a + 15 + 10 प्लस b अब इक्वल्स टू 51। ठीक है, अब इसको अगर मैं जोड़ लूं फटाफट तो 6 + 7 कितना हो जाएगा 13, होगा कि नहीं होगा। 6 प्लस अगर मैं जो 13 है 13 15 हो जाएगा 28, 28 और 10 अगर बात करें 28 और 10 होगा 38, अब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा a अब प्लस में b इक्वल्स टू 51। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं 13 15 28, ठीक है 10 38 हो गया 51 हो गया। अब a अब प्लस b इक्वल्स टू 51 माइनस 38 होगा ना, ये 38 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे a, अच्छा वैसे कर देखें तो a का वैल्यू कितना निकाले हैं 5, तो आप चाहो तो यहाँ पे पुट कर सकते हो, पुट यहाँ पे कर सकते हो a इक्वल्स टू 5, यहाँ पे पुट, अच्छा पहले माइनस कर लेते हैं सबसे 51 माइनस 38 13, तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू निकल का आ गया 13। चलो इसको आप मान के चलो, ये आपका पहला नहीं तो दूसरा ही इक्वेशन है। पहले वैसे तो इक्वेशन बनाई नहीं, इक्वेशन तो कोई बनाई नहीं, ऐसे हुआ। नाउ यहाँ पे अगर आप देखें पुट कर लो a इक्वल्स टू 5, a ने चलो मानना पड़ेगा भाई इन इक्वेशंस कौन सा फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में एक वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो 5 प्लस यहाँ पे b इक्वल्स टू 13, तो b का जो वैल्यू हो जाएगा 13 में से 5 गया तो 8, ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो a का वैल्यू हो गया 5 और b का वैल्यू हो गया 8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं ना। ये इस तरीके से बनेगा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है। ठीक है, बोला कि यहाँ पे काइट इज फ्लाइंग अटैच टू ए थ्रेड विच इज 165 मीटर लॉन्ग। तो थ्रेड जो है ना कुछ इस तरीके से धागा उड़ता है ना। अब पतंग की बातें करें तो 90 डिग्री से बना लेते हैं, तो इसका मतलब लिखा हुआ है जब काइट इज फ्लाइंग अटैच टू अ थ्रेड विच इज 165 मीटर लॉन्ग, ये हो जाएगा 165 मीटर लॉन्ग हो जाएगा। मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन सी बनाएगा। वाइट बोला गया विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ ग्राउंड जो होता है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राउंड जो बेस बनता है, और यहीं से बोला गया एंगल बना रहे थे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ काइट, ये काइट है, ठीक है ना, इसको आप क्या बोल सकते हैं बच्चा, सी पॉइंट पे क्या है काइट, और यही हुआ हाइट, कितने हाइट पे जो है ना फ्लाई कर रहा है काइट। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, मतलब ये घोचक, मतलब अगर बातें करें मतलब पता है ना, स्लैक मतलब पूरी तरीके से तना हुआ होना चाहिए, किसी तरीके से ऐसे करके धागा नहीं है, पूरे क्या है टाइट। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग को इसका हाइट निकाले, बहुत ही सिंपल है। अगर ये सिंपल है तो यहाँ पे अगर आप लोग इसका p/h के हिसाब से अगर चलते हैं, ठीक है, तो इन ट्राइंगल की अगर बातें करें बच्चा, कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो साइन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC में अगर आते हैं, अगर मान लीजिए साइन यहाँ पे 30 डिग्री लेके चलते हैं, तो साइन मतलब क्या होता है p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब साइन 30 की अगर बात कर लेते हैं तो कितना आ जाता है भैया 1/2 होता है ना, और परपेंडिकुलर मतलब ये h हो गया, और हाइपोटेनियस कितना 165, तो हो तो गया h इक्वल्स टू 165 को आप 2 से डिवाइड कर लेना। सो आप देयरफॉर यहाँ पे कह सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था, हाइट ऑफ जो क्या है काइट, वो हाइट ऑफ काइट क्या होगा 165/2। ठीक है, मीटर है तो मीटर लिख सकते हो, बस इतनी सी बात है। ठीक भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर बात करें बच्चा, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। चलो खतरनाक क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग इसको जो बना रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से देखना, लंबा वीडियो तो नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे अगर बात करें जो क्वेश्चंस दिया गया है, इस क्वेश्चंस के लिए cos a माइनस sin a दिया हुआ है ना, इक्वल्स टू m। तो सबसे पहले देखो थोड़ा लंबा क्वेश्चन बनने जा रहा है,
कॉस ए माइनस साइन ए इक्वल टू जो दिया गया m दिया हुआ, मैं क्या करता हूँ इसको दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे समझते रहना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया इसको समझाते हैं। तो अगर इसको मैं a माइनस बी को होल स्क्वायर पर इसको एक्सपेंड करता हूँ तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और प्लस में बनेगा 2 कॉस ए और फिर बनेगा साइन ए इक्वल टू क्या बनेगा m स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं 2 कॉस ए साइन ए इक्वल टू m स्क्वायर। इसको मान लो पहला इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे लिख देते हैं, ज्यादा लंबा चला जाएगा नहीं तो। सिमिलरली ये हुआ, ये जो दिया हुआ है ना कॉस ए, 1 मिनट, ये माइनस में है इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा भैया माइनस लगेगा। तो यहाँ पे ये क्या लगेगा भैया माइनस लगेगा। बात समझ में आ गया। सिमिलरली यहाँ पे कॉस ए और प्लस यहाँ पे साइन ए, इसका अगर मैं होल स्क्वायर अगर कर लेता हूँ यहाँ भी n स्क्वायर, इसके पास क्या बचेगा 1 प्लस 2 कॉस ए साइन ए इक्वल टू n स्क्वायर बचेगा। ये हुआ दूसरा इक्वेशन। अब यही दोनों इक्वेशंस को लेकर हम लोग को सॉल्व करना है। एक ये इक्वेशंस हुआ, एक ये इक्वेशंस हुआ, ठीक है। अब ऐड करते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसको अगर ऐड करते हैं, इसको इस तरफ ऐड करते हैं, उसको उस तरफ ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे क्या पता चल रहा है, ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। अगर इसको एलएचएस वाले को इस तरफ ऐड करते हैं, आपको समझ में आ रहा है, मैं इसको चाह रहा हूं, इसको ऐसे करके मैं ऐड कर रहा हूं। जब इसको ऐड करेंगे प्लस में माइनस से दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे कहानी खत्म है। और उसके बाद ये तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे क्या बचेगा, अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो बचेगा यहाँ पे m स्क्वायर और प्लस में बचेगा n स्क्वायर। ये हुआ, ठीक है। एक बार मैंने ऐड किया, अब ये हो जाएगा आपका तीसरा इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं फर्स्ट एंड सेकेंड को, फिर से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा बच्चा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब -2 है और ये प्लस में, तो ये भी प्लस वाला क्या बनेगा माइनस, तो बनेगा यहाँ पे माइनस। हम डायरेक्टली लिख रहा हूं 4 यहाँ पे कॉस ए और फिर क्या बनेगा साइन बनेगा। ये 1 और ये इसमें से घटा भी रहे हैं, एक बार मैंने जोड़ा या मैंने दिखा दिया, ऐड करके इतना आया, अब घटा नहीं हुआ। उसी दोनों इक्वेशन एक बार ऐड करें, एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे ये आया और सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसको आप मान लो फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। आपको ये अब आगे क्या करना है वो बन चुका है। आपके पास क्या दिया हुआ है, शो करने के लिए इतना आना चाहिए ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। नाउ इस पे आ जाओ, नाउ आगे बोला गया यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, अब बाई में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए भैया, तो आ जाना चाहिए -2 आना चाहिए, कि -2 साइन डॉट कॉस ए। चलो इसके फिर इसके बराबर करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे साइन ए और फिर डॉट में बोला गया कॉस ए। अगर यहाँ पे बात करो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कितना है, तो -4 यहाँ पे कॉस ए और फिर क्या है साइन ए, है ना। अब बाय में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रख दो। तो देखो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, 2 साइन ए और कॉस ए आ चुका है। कैसे आ चुका है, तो आप इसको अगर इससे कैंसिल करेगा बच्चा तो क्या बचेगा -2 कॉस ए और साइन ए। तो एक केस तो आपको समझ में आ गया, ये प्रूफ हो चुका है ना, हो चुका है। तो एक तो प्रूफ हो गया, एक की कहानी मैंने आपको दिखा दिया, यहां से इतना बराबर में इतना आ जाएगा। अब आगे की जो कहानी है बच्चा वो थोड़ा ध्यान से सुने। अगर इतना आया है इसको इतना ही रहने दो। अब मैं क्या करता हूं, इसको तोड़ता हूं, ठीक है ना, और इसको तोड़ के इतना लाता हूं, या तो क्या करता हूं इसी को तोड़ के लेके चलता हूं भैया। अच्छा इसको मैंने ये कैंसिल कर दिया, तो नीचे में क्या बचा होगा 1 बचा होगा। अच्छा इसको ऐसे अगर बचा होगा तो इतना बात समझ में आ गया, पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गया। अगर इतनी बात अगर समझ में आ गया तो मुझे क्या करना होगा, इसको थोड़ा छोटा करके इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, वैसे दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, इसको यहाँ से लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, इसको इससे -2 कॉस
ए। अच्छा, एक मैंने प्रूफ कर दिया, जैसे कि मैंने बोला ये प्रूफ हो चुका है फर्स्ट की कहानी। अब आगे की बात करते हैं, मुझे इतना दिखाना है तो इसी को आगे लेके चलता हूँ। -2 कॉस और यहाँ पे साइन है, ठीक है ना, और नीचे में रखा हुआ है 1, नीचे में काट के रखें तो 1। तो 1 का अगर बात करें बच्चा तो ये किसके बराबर होगा, इसको अगर साइन ही के हिसाब चलते हैं तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और प्लस में क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इक्वल टू मुझे इतना लाना है, इतना लाना है, ध्यान रहे इतना मुझे लाना है। अभी मैं इसको ला के दिखाता नहीं हूँ, मतलब ये आपको चल रहे हैं LHS के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूं, इसको दोनों साइड मैं अगर कॉस साइन से डिवाइड करूं, -2 कॉस ए और यहाँ पे साइन ए है, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं कॉस ए और साइन ए से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो इसको भी मैं डिवाइड करता हूं, तो साइन ए स्क्वायर, इसको भी डिवाइड मैंने करा कॉस ए साइन ए के साथ, ठीक है। इसको भी मैं डिवाइड कर लेता हूं कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए और साइन ए के साथ डिवाइड कर लेते हैं। अब देखते हैं आता है या नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे लाना पड़ेगा, ऊपर आपने देख लिया होगा, नहीं तो वीडियो को आप पहले पीछे करके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं ला रहा हूं तो देखो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मैं पूरा कैंसिल कर सकता हूं ना। तो आप इसको इससे कैंसिल करो, क्योंकि ये पूरा आपका डिवाइड फॉर्म में, क्योंकि मैंने सबको क्या किया कॉस ए और साइन ए से डिवाइड किया। मैंने बोल रहा हूं इसकी तरह समझ में आ गया जाना चाहिए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूँ कॉस ए और साइन ए से, ठीक है। जैसे मैंने डिवाइड किया ऊपर बच गया -2। अब नीचे में अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो इससे इसको कैंसिल करते हैं तो एक बचेगा आपका साइन ए बचेगा, और साइन अगर बचा तो साइन बाय कॉस क्या होता है टैन होता है ना, ये टैन ए हो गया। प्लस यहाँ पे भी अगर इस कॉस को अगर इससे डिवाइड करता हूं, मतलब ऊपर में क्या बचेगा एक कॉस ए बचेगा, तो कॉस बाय साइन क्या होता है बच्चा, कॉस बाय साइन क्या होता है, ये तो ऊपर की बात है भाई, ये तो ऊपर में जो बचा हुआ काट के ये बचा हुआ। अब यहाँ पे नीचे में अगर बात करो प्लस, नीचे में क्या आ जाएगा भाई कॉस बाय साइन किसका होता है कॉट का होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए। तो आई थिंक यही आपको चाहिए था ना, आई थिंक यही चाहिए था कि और कुछ चाहिए था, यही चाहिए था ना, मिल चुका है, मतलब ज्यादा लफड़ा वाली क्वेश्चंस नहीं था, ठीक है बच्चों। आई होप मैंने इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग को जहां भी अगर प्रॉब्लम हुआ हो 20 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके दिखा इस वीडियो में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है, और समझ में आ चुका है लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।